बाजार में है भरपूर एक्शन। मजबूत शुरुआत के बाद हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन अब भी अच्छी खासी तेजी के साथ करते हुए कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव? हफ्ते के आखिरी दिन और सीरीज के पहले दिन। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बड़ी बात है, बड़ी बात, एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ जो मैं नहीं बताऊंगा, जो बताएंगे आप लोग। एक खास मेहमान स्टूडियो में आए मेरे। कौन है? जल्दी से ट्वीट करिए। जिसके सबसे ज्यादा ट्वीट आएंगे उसी को बुलाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप बताएंगे कौन खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं या आने की तैयारी में है। तब तक बाजार की बड़ी बात है। ऊपरी स्तर से है दबाव, ऊपरी स्तर से लगभग 100 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी और अब भी है 50-55 अंक मजबूत। निफ्टी बैंक भी वैसे ही माहौल दिखा रहा है, 39,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स आज थोड़े कमजोर है, लेकिन इनके अलावा सभी सेक्टर्स मजबूत है। चाहे मेटल ले लो, सरकारी कंपनियां ले लो, आईटी, ऑयल एंड गैस, छोटे मझोले शेयर, सब कुछ ठीक है। बाकी सब चुस्त दुरुस्त है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त है, इसी वजह से हमारे बाजार थोड़े से ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। 9 बजे डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे, अब 80-90 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और यूरोप के बाजार आधा % मजबूत है। आज रात की अहम बैठक अमेरिका में जो है उससे पहले थोड़े से कमजोर आपको दिखेंगे डाउ फ्यूचर्स। जी बिल्कुल, तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन। थोड़ा एक्शन समझा है जी। वैसे तो ठीक है, पॉजिटिव है, मोमेंटम बरकरार है, बट जो ऊंचाई से गिरे हैं आज सुबह भी देखिए 17,700 का लेवल क्रॉस नहीं हो पाया निफ्टी की तरफ से। वहां पर हमने रेजिस्टेंस आती हुई देखी। ऑलमोस्ट जो ओपनिंग हाई बना था उसके बाद बाजार उस लेवल पर दोबारा नहीं है। बीच बीच में 1-2 रिकवरी आई, बट जो ओपनिंग लेवल से वो हमने दोबारा टेस्ट नहीं करे। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी हमने देखा एक बार के लिए 39,350 के करीब गए। सॉरी दीप, मैंने आपका सवाल सुना नहीं। मेरा ध्यान है ना ट्विटर में चला गया। ये एक तो है ना सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है लाइफ में। तो आशु मदान, विकास जी, शुभम सर, भसीन साहब, अब तक ये 4-5 नाम आए कि इनमें से कोई हो सकता है। वैसे अच्छे कीप गेसिंग। हाँ, अब सवाल पूछो। हाँ। मैं बोल रहा था जो ओपनिंग हाई लगा वो लगा 700 क्रॉस नहीं किया निफ्टी ने, 350 क्रॉस नहीं किया बैंक निफ्टी ने। और ठीक है, मतलब एक्शन बना हुआ है। अभी देखिए फिर से थोड़ी रिकवरी आ रही है। रिकवरी बीच में भी आई, बट वापस उन लेवल्स के आसपास बाजार नहीं आ पाए। कैसे समझे? ठीक समझे, कॉशियस समझे थोड़ा कि चलिए इवेंट आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, या फिर ठीक है आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो वैसे भरपूर है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो वो वाला लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है इसमें, है ना। लिक्विड आपको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगी। मतलब आपका अपने फंडामेंटल, अपने ट्रेंड, अपनी ताकत ऐसी कि आपको ज़्यादा कमज़ोर होने नहीं देगी और डाउ फ्यूचर्स आपको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। इस बीच में आपके पास 2 ही तरीके हैं इस बाजार को ट्रेड करने के। ऊपर में आपको बेचना है। आज जो आपको बेचने की राय दी थी 17,700 से 17,775 की रेंज में, अगर यहाँ पे आए तो आप पक्के तौर पर स्वाहा करिए। करेक्ट। आज का हाई देख लीजिए दीप, 17,690 के आसपास का मैंने देखा था। लगभग वहीं पर है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। आपको एकदम परफेक्ट हाई लेवल के आसपास मौका दिया, आप बेच गए। 17,575, 17,625 सपोर्ट जोन है। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन में रुका। सुबह ऊपर की जोन में टाइम पास किया, अब नीचे की जोन में टाइम पास करें। बचे हुए 1.5 घंटे में क्या करना है? पहली बात, शुक्रवार वीकेंड सेशन है। दूसरी बात, जैक्सन हॉल की मीटिंग है। तीसरी बात, उस मीटिंग के पहले 2 दिन डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर हो गए। एग्जैक्टली। हो सकता है आप सुस्ती के साथ जाए, लेकिन आज जो कुछ अमेरिका में होगा, कहां बंद होंगे पता नहीं, और अंदाज लगाने की कोशिश भी मत कीजिए। हो सकता है सुस्ती के साथ 50-100 ऊपर नीचे ऐसे ही बंद हो जाए। हो सकता है बड़ी तेजी दिखा दे, हो सकता है पावेल साहब जोश भर दे, और ये भी हो सकता है कि आप कमजोर भी हो जाए। सो आज के सेशन का अंदाजा लगाने के बजाय हमारा फोकस इस बात पे होगा, क्योंकि कल जहां लगा सकते तो लगाया, अंदाजा लगाया। बिल्कुल, कल लग रहा था कि मजबूत होगा तो अंदाजा लगाया। दिन के हाई पॉइंट पर आज अमेरिका बंद, कल रात को बंद हुआ था। आज नहीं लगा सकते तो नहीं लगाएंगे। आज बोला भी था सुबह, ये अपने सिंपल है। सुबह भी मैंने बोला नहीं समझ आ रहा जहाँ खुल के क्या करना है तो नहीं करेंगे, उसमें क्या है। तो फिर अपने रेंज का इंतजार करेंगे। तो अब आज अमेरिका में क्या होगा हम अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत क्लियर है। सोमवार देखेंगे। अभी तक अपने को जो सिंपल काम करना है अगले 1.5 घंटे में वो है कि वीकेंड की रिस्क कैसे मैनेज करनी है, कितना लॉन्ग रखना है, कितना शॉर्ट रखना है। और कई बार लोग बोलते हैं कि अगर जैसे कल था आप बोल देते लेके चले जाते तो हम नीचे मुझे बताओ 3:30 बजे कितने लोग थे? हाथ खड़ा करवाता तो 4 नहीं खड़े होते, मुझे लेना है। exactly. अब सुबह तो सबको लगता है ना मुझे ले लेता। हाँ, वहां पे किसकी हिम्मत थी? वो कहना पीछे मुड़ के। प्रॉब्लम क्या है सर,
3:30 बजे तो हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। हाँ। 9:15 बजे पता नहीं होता ना। एग्जैक्टली वो पता चल जाए तो मजा नहीं आता। अगर 9:15 बजे मुझे, अगर मैं मतलब मुझे बोले, भगवान बोले कि भाई ले बेटा एक विश तेरी पूरी करता हूँ आज, जो चाहिए मांग ले। क्या मांगूंगा मैं बोलूँगा 3:30 बजे कहाँ बंद होगा मार्केट वो बता दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रोज ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए ना। वही वाली बात है ना, पीछे देख के तो सबको लगता है, सुबह देख के तो सबको लगता है कि लेके जाते थे, इसलिए वो क्या होगा उसमें छोड़ दो, उसमें दिमाग नहीं लगाना। अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपने ये सिंपल सोच के चलना कि मेरी जो पोजीशन है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो कुछ भी हो, अगर उसके अगेंस्ट मार्केट खुलता है, कितना खुलता है तो मैं झेल सकता हूँ, कितना खुलेगा तो मुझे रिस्क है, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलो। बचे हुए 1.5 घंटे में 575 625 टाइम पास की जगह इसके नीचे अगर जाकर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपके लिए रिस्क एक्चुअल खुलती है, तब आप पहुंचेंगे नीचे में 500 525 के आसपास, और वहां पे आपको खरीद लेना है। 525 500 475 525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, अगर गलती से आ जाए तो डाउ फीचर्स को देखकर आ जाए, डाउ फीचर 200 हो जाए, नीचे आ जाए, वहां ले लीजिए, किसी को पूछे मत। 475 525 ब्लाइंड बाय जोन है। 575 625 टाइम पास की जगह रुकना होगा तो यहाँ भी रुक सकते हैं, यहाँ से बढ़ सकते हैं, जो भी है वो देखेंगे। डाउ फ्यूचर को देख के डिसाइड कर लीजिए, अगर डाउ फ्यूचर सुधरने लगे तो यहीं ले लीजिए, नहीं तो नीचे का इंतजार करिए। ऊपर 675 725 ये रेंज है, जहाँ पर आए तो थैंक यू वेरी मच करना है। डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट हो जाए तो 775 800 तक जाएंगे, वहाँ पे बेचना है। इतनी बड़ी दिखती नहीं है मुँह तो प्रिसाइजली ऊपर में 675 725, नीचे में अभी जहाँ हैं वहीं, अगर गए तो 475 525। इन लेवल्स को नजर रखो, जब लेवल आए तब काम करना, नहीं आए तो कुछ मत करना। ये होगी बात निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। क्या बात है, अभी भी नाम आए जा रहे हैं, सुमित जी, सिमी जी भी। अच्छा, ऐसे कौन अति उत्साहित लोग हैं, सिमी जी का नाम भेजे, कलकत्ता से सिमी जी भी आ जाएगी। अगर आपकी इच्छा है सिमी जी को स्टूडियो में देखने की तो ऐसे बोलो ना, सिमी जी आई होंगी। वाह गजब। संदीप जैन साहब, बग्गा, अरे बग्गा साहब सुबह ही शो, बग्गा साहब थोड़ी इतने शो करते हैं, क्या गजब ही कर रहे हैं भाई साहब लोग। मतलब बंसल जी, वाह, मतलब सब तरह के। कुणाल जी, अच्छा पूरा ही करो गैस करो, मैं भी जितना आप ऐसा आड़े तेड़े गैस करोगे उतने में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा ठीक है ना। ओके, तो ये बात है बैंक निफ्टी का। दीप, जहाँ तक सवाल है, 38,900 39,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 39,200 39,250 रुकावट की जगह, 250 के ऊपर और तेजी करेंगे, 38,900 39,000 के नीचे आएगा तो कमजोर होंगे, तब तक कुछ नहीं, आराम से करें। अब देखिए, आराम से बैठिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं। न बड़ी तेजी दिख रही, न बड़ी मंदी दिख रही है अभी तक, तो डेटा में यही है, और फिर 2:30 बजे बाकी पूरा बताऊंगा। चलिए, और स्टॉक्स पर तो आपको एक्शन दिख ही रहा है, और यही एक्शन अब बढ़ाते हैं आगे। थोड़ी देर में सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आइए उससे पहले खबरें और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। अरमान, कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में बिरला सॉफ्ट सबसे पहले है, यहाँ पर इसका बायबैक आज बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है सीरीज 2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, ये भी आज खत्म होने वाली है। साथ साथ IRCTC IT पर संसदीय समिति ने IRCTC को शाम 5:15 बजे जो है बुलाया है। और साथ ही ईजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पर नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर कंपनी आज बोर्ड बैठक करने वाली है। यही नहीं, ड्रीम फोक सर्विसेज का IPO भी आज खत्म होता हुआ दिखेगा। देखना होगा कि फाइनल जो क्लोजर है कितना कुल सब्सक्रिप्शन होता है और रिटेल निवेशकों का कैसा पार्टिसिपेशन रहता है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जैक्सन होल समिट में आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 बजे बोलते हुए नजर आएंगे। कल के सत्र में इनफैक्ट संडे को यहाँ पर आपको हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखनी है। सरकार की हिस्सा बिक्री के लिए बोली मंगाने की आखिरी तारीख ये होती हुई नजर आएगी। और साथ ही 29 अगस्त सोमवार यहाँ पर कैश सेगमेंट से प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं AGM पर आपको नजर रखनी है। साथ ही एथर इंडस्ट्रीज, इसका एंकर लॉक इन भी पीरियड भी खत्म होने वाला है। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स, इस पर खबर यही थी कि बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी 29 अगस्त को बोर्ड बैठक करने वाली है। और अंत में ग्लोबल बाजार के लिहाज से यूके के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है। ओके, तो ये है यूके में छुट्टी आज नहीं, सोमवार को। किस बात की सर? रीजन तो स्पेसिफाइड नहीं है बट आज छुट्टी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यूके के लोग एक्सटेंडेड वीकेंड करेंगे एंजॉय, बट हमें करना है काम। आइए खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। अवंती फीड्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके लिए एक बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। जो आर्टिमासिस के इंपोर्ट पर जो है रोक है वो हट गई है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डिपॉजिट की दरें हैं वहाँ पर 0.20 से 0.50% जो है वो बढ़ा दिया गया है। NMDC ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आयरन और माइनिंग कैप पर लगी जो रोक है वो हटाई है और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आयरन और माइनिंग सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ टन कर दी है। ग्रेन्यूल्स इंडिया US FDA से इनको एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग होता है वो साइनस के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग होता है। M&M ब्लूमबर्ग से खबर आती हुई दिखी है कि सयांग मोटर के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रामकृष्ण फोर्ज आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% जो हिस्सेदारी है वो घटाई है और ये 24 अगस्त को ओपन मार्केट के जरिए उन्होंने बेची है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन पर अगर बात करें तो वहां पर SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.7% हिस्सेदारी घटाई है और ये भी 24 अगस्त को ओपन मार्केट के जरिए ये हुआ है। स्ट्राइड्स फार्मा WHO से एक मलेरिया की दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ल्यूपिन की अगर बात करें तो उनको UK MHRA से एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का उपयोग जो लंग डिसीज है उसको उपचार के लिए उसका किया जाता है। ऑयल इंडिया को एजेंसी से खबर आती हुई दिखी है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो पेटकेम यूनिट है वो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। गंसोल इंजीनियरिंग को लगभग अगस्त में देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ के ऑर्डर मिले हुए और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें रोलेक्स रिंग 34 लाख, दानी सर्विसेज 11 लाख, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 20 लाख और NTPC कोल इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और IDBI बैंक जैसे हैं जिनमें 10 से 20 लाख के आसपास के सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं आगे एक्शन को, बचा है आखिरी 1.5 घंटा। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल तैयार है, राइट फ्रॉम कुणाल जी, राकेश जी, आशु मदान साहब से लेकर सुमित जी, किरण जी, सिमी जी और मुदित गोयल साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। और एक खास मेहमान जिसका मैंने कहा कि वो स्टूडियो में कुणाल जी। अंदाजा लगाएं कौन है, क्योंकि सबसे आपका भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। वाइल्ड कार्ड में आपको और बंसल जी को स्टूडियो में भेज दिया। सोचो, सुबह दिल्ली में से देख रहे हैं फिर भी अभी तक भेज दिया। बताइए आप। अनिल जी देखिए, अंदाजा नहीं, पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि सेठी साहब है अनिल जी आपके पास बैठे हुए। तो आपने क्या उनपे, अब मुझे कैसे पता लगा अनिल जी? आपने GPRS लगा रखा है क्या सेठी साहब पे? नहीं अनिल जी देखिए, सेठी साहब एक स्पेशल तरह से अपने होने की अनिल जी सूचना देते हैं। खांसी सुन ली आपने? अनिल जी एक छींकते हैं कुछ विशेष तरह से जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। वो क्या होता था, सेठी साहब हमारे हैं खानदानी आदमी पुराने, ठीक है। अब दिखाई दो, सेठी साहब ने सबूत भी दे दिया। सेठी साहब पुराने राजस्थान में ऐसा होता था, आई डोंट नो दूसरी जगह भी होता होगा। क्या होता था पहले पुराने जमाने में, क्या होता था दीप, कि है ना घर में लाइट वगैरह नहीं होती थी, मतलब वो जमाना था। तो बड़े बुजुर्ग कभी भी है ना बाहर से आते थे और घर में जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम होता था, तो घर में घुसते मतलब गला भले ही साफ है लेकिन साफ करते थे ताकि है ना घर की महिलाएं अलर्ट हो जाए कि भाई बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, किसी को मतलब जैसे ठीक ठाक से रहना चाहे लोग वो। तो सेठी साहब वैसे खानदानी आदमी। सेठी साहब वैसे आप नहीं, आज तो थोड़ी एक्चुअली तबीयत भी थोड़ी नरम है तो उसके हिसाब से थोड़ी सर्दी जुकाम है तो वैसे है। बाकी ऐसे ये ठीक उन्होंने पकड़ा कि खांसी की वजह से मुझे भी लगा। जब स्टूडियो में आप बात कर रहे थे तो मेरी खांसी से, बट आप भी खांस रहे थे तो मुझे लगा। मैं तो आपका साथ दे रहा था। अच्छा, बाकी देखो मुझे आई नहीं कहाँ आ रही है। चलिए, स्वागत है सेठी साहब आपका। आइए बढ़ते आगे और अब आपके लिए ढेर सारा एक्शन तैयार होता हुआ दिख रहा है। अच्छा सिमी जी, बिगुल की फरमाइश कर रही है कि आप सिमी जी, या आप पेन दिखाकर ऐसे हमको डरा रही हैं? डरा रही है तो हम डर गए, अगर बिगुल है तो फिर बिगुल बजाए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। अब बीगल का फरमाइश भी था और उसमें उसके साथ साथ मेरा गेस भी था। मैं गेस करने जा रही थी। अच्छा, उतने टाइम पर आपने सेठी जी को दिखा दिया था, पर मेरा गेस एक्चुअली सेठी जी नहीं था। इसके कारण है, मैं बताऊं कारण क्या था? हाँ, क्योंकि सेठी जी हमारे मस्ती के पाठशाला में रहता ही है, तो उनका वो अगर मस्ती के पाठशाला करेंगे तो वो कोई स्पेशल सरप्राइज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि शायद आपने दूसरे किसी को बुला रहे थे, बुलाएंगे, तो वो मैं गेस कर रही थी। तो किसका आपने किसका सोचा वो बताओ, किसका सोचा आपने? भसीन सर। अच्छा, भसीन सर का सोचा। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। तो क्या बिगुल आपके लिए है तो बता दो, फिर मैं आशु सर के पास जा रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। नहीं बताइए बिगुल। ओके, सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेफ। जी बताए सिमी जी।
अनिल जी, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है टाटा पावर पर। मुझे लगता है कि टाटा पावर करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है कि वापस से 240, 242, 245 के लिए स्टॉक पूरा तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर टाटा पावर को खरीदकर चलने का सलाह होगा। 232 के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। 239 का पहला टारगेट, 242 का दूसरा, 245 का तीसरा टारगेट के लिए टाटा पावर को खरीद कर चलिए। नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर। बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट आज सारे पावर स्टॉक्स आपको मूव दिखा रहे हैं। टाटा पावर देखिए, एनटीपीसी निफ्टी का टॉप गेनर है इस समय। 3% से ज्यादा की गेन आपको एनटीपीसी पर आती हुई दिख रही है। बाकी पावर स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी है और टाटा पावर ऑफ कोर्स मोमेंटम में आ रहा है। आइए मुद्दत जी के पास चलते हैं मुनाफे वाली मुद्दत के लिए। गुड आफ्टरनून मुद्दत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, एक ऐसा स्टॉक को बाय करके चलना है जो बुला विस्रा स्टॉक है, लेकिन आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। बाय करके चलना है पेट्रोनेट एलएनजी। 220 रुपए 30 पैसे सीएमपी है, स्पॉट के लेवल है, यहीं पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 225 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 227 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 217 रुपए का। स्टॉक में करीब डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ 210 के आसपास। वहां से लास्ट 4 सेशन से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, उसके बाद बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है और आज सीरीज की शुरुआत के पहले दिन ही 3-3.5% का ओवाई एडिशन फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। तो ये यहाँ से ये इंडिकेशन आ रहा है स्टॉक में अपसाइड मूव आ सकता है। 225-227 के टारगेट्स के लिए पेट्रोनेट एलएनजी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 217 का। ओके, ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते हैं आगे। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशीष सर के पास बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर वो कॉल देना चाहते हैं। तो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया है आशीष सर से, सेकंड और थर्ड भी आने की तैयारी में। आशीष सर बताएं। अनिल जी, टाइम लगेगा और एक दो डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट करनी है आपकी सुबह के उस पे जी। बट अनिल जी, पहले मार्केट की बात और कॉल्स। अनिल जी, एक तो मैं तो सिमी जी के साथ हूँ। टाटा पावर जो मैंने बोला था पिछले एक्सपायरी में नहीं हुआ, इस एक्सपायरी में होना चाहिए। तो मैं सिमी जी की टाटा पावर की कॉल के साथ हूं, लेकिन विद कैविएट अनिल जी, हाथ जोड़ के सारे एनालिस्ट को पूरे देश के कि अगले 2 दिन में सारे इसमें ब्रेकआउट ना देख लें, क्योंकि जब ये ऐसा पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है, जब 10 लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा तो अनिल जी इसका बंटाधार हो जाता है, उस एक्सपायरी में नहीं चलता कभी भी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका ब्रेकआउट देखे भी तो अवॉइड कर दें। अब जिसकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट चाहिए, सबकी तरफ से भी रिक्वेस्ट चाहिए कि तेजी का काम हम कर लेंगे, आशु जी ने करे, वो मंदी बताए। अनिल जी, मैं मंदी में हुई नहीं। मंदी में तो अनिल जी देखिए, वेडनेसडे को अनिल जी बिल्कुल मैंने इंटरव्यू में कहा था कि थर्सडे एक दिन के लिए मंदा होगा, उसके बाद बाजार ठीक होगा। अनिल जी, जो पुट राइटर्स हैं, अगेन अनिल जी मैं शायद 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं बार भी रिपीट करूंगा, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। तो अनिल जी, जो ये पुट ज्यादा बेचेगा या कॉल भी ज्यादा बेचेगा, अनिल जी हमारा काम है आइडेंटिफाई करना कि पकड़ा कौन जाएगा। तो आपको दिया था वेडनेसडे को सेलर ट्रैप्ड है। और अनिल जी ऐसा होता है कि वो आखिरी तक कवर करना ही नहीं चाहते। वो जो 2-4 रुपए की चीज भी रह जाती है ना, उनको लगता है कि नहीं ये तो फ्री के पैसे आ रहे हैं वो। और अनिल जी फिर वो 10-10 रुपए की पुट कल 100 रुपए हो गई थी। 100 रुपए मतलब परसेंटेज अनिल जी इंक्रीज देगी 1000%। तो अनिल जी ये छोड़ेगा नहीं। ये जो बेचने वाले हैं ना, जितना मर्जी मतलब पैसे बनाएंगे। हम भी अनिल जी थीटा स्कैल्पिंग ही करते हैं रेशियो स्प्रेड से, लेकिन अनिल जी लास्ट वाली गेम है ना, टोटली आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और देखिए वेडनेसडे मंदा, आज ठीक है। तो मैं अनिल जी तेजी में हूं। और जो पहला स्टॉक अनिल जी मतलब अदर देन जो मैं मतलब बोल रहा हूं, पीएसयू बैंक। अनिल जी पीएसयू बैंक में पिछले दिनों में पिछले महीने में 2-3 बार हाईलाइट कर चुका हूं कि नाउ दे आर इन फॉर अ लॉन्ग टर्म तेजी। पीएसयू बैंक, इनकी सारी पुरानी चीजें सब खत्म हो गई हैं, तेज होंगे, बिल्कुल होंगे। और नए भाव देखेंगे आप कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक को लेना है अनिल जी 20 रुपए के स्टॉप लॉस से। पिछली एक्सपायरी में भी मारामारी के बाद 510 से नीचे नहीं गया, तो 510 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ले सकते हैं। लेकिन अनिल जी सवा महीने का ये एक्सपायरी है, तो मैं तो बोलूंगा अनिल जी स्टेट बैंक में 1:1 का स्प्रेड बनाना चाहिए। 520 की स्टेट बैंक की कॉल लेनी चाहिए एक, और 550 की बेचनी चाहिए एक। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 14 रुपए। 14 रुपए का मतलब अनिल जी 520 प्लस 14, 534 रुपए का आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया। वर्स्ट केस नीचे 14 रुपए का लॉस,
ऊपर में अनिल जी मतलब कहीं लॉस हो ही नहीं सकता और ऊपर प्रॉफिट होगा। और अनिल जी 530 का तो फ्यूचर का रेट है, अगर आप 534 में ऑप्शन के थ्रू ले लेते हैं तो अनिल जी पूरा महीना एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है, जितना ऊपर जाए आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पैक हो जाएगा एक लेवल पे, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेड है। पहला तो अनिल जी ये है। दूसरा अनिल जी क्या कहते हैं, डेल्टा में अनिल जी सुबह बात हो रही थी, लेकिन आज मेरे को आपसे एक कंप्लेंट है, आपने पूरा जो मैसेज है ना ढंग से बोला नहीं। और मैं भी अब सबको, सारे व्यूअर्स को भी बता रहा हूं और जो पैनलिस्ट को भी, जैसे आप कहते हैं ना स्क्रीन पे सारे पैनलिस्ट को दिखाएं कि मैंने क्या मैसेज दिया था और आपने क्या कन्वे किया। जैसे अनिल जी वो डेल्टा में वो गुजरात में ऐड आता है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो कुणाल जी मेरा मैसेज अनिल जी को था जब वो डेल्टा की सुबह डिस्कशन कर रहे थे, एक रात तो गुजारो हमारे साथ डेल्टन रॉयल में, तो अनिल जी ने बोला नहीं आशु सर बुला रहे हैं, ये नहीं बोला किस तरह से बुला रहे हैं। मैं किस तरह से बोलता तो गलत मतलब निकल जाता है, पर अनिल जी मेरी इसीलिए तो नहीं बोला, एक रात तो गुजारी डेल्टन रॉयल में हमारे साथ। इसीलिए तो नहीं बोला, मैंने कहा इतना ही काफी है, मैं तो गोवा से आगे भी नहीं बढ़ रहा था, डेल्टा तक का नाम ले लिया। बिल्कुल सर, तो आपके साथ हम तैयार है, बनेगा प्रोग्राम कभी कभी जरूर। जी 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 जो कुणाल जी ने बोला, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई भी हाइपर ट्रेडर है, प्रॉप ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, अनिल जी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट द साइकोलॉजी, कैसीनो इज ए मस्ट, अनिल जी मस्ट है, और वो वहां से जो लर्निंग होती है और आप रिलेट कर पाते हो उस चीज को। तो अनिल जी डेल्टा में मेरा एक स्प्रेड है, डेल्टा अनिल जी देखिए 170-80 से 215 आ चुका है, और 215-17 पे अच्छा भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, जीएसटी की न्यूज भी फेवर में आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी ये 20-25% राइस के बाद ना, मतलब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कम हो जाता है, और मतलब ये क्वार्टर तो उनका बहुत अच्छा जा रहा है कि जिस तरह की गोवा में जो फुटफॉल है और जो डेल्टन में फुटफॉल है, मतलब अमेजिंग क्वार्टर जाएगा। तो मुझे लगता है जी 210 की एक कॉल लेनी चाहिए डेल्टा में, और 240 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। ये 1:2 का स्प्रेड है, कॉस्ट है सिर्फ 5 रुपए, 5-5.5 रुपए। अनिल जी 210 पे 5-5.5 का मतलब 215-16 फ्यूचर चल रहा है, और कहां तक सेफ है, 270 तक। तो अनिल जी 210 से 270 पूरे महीने में अगर डेल्टा कहीं भी बंद होता है आपको प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस जीएसटी या मार्केट के नीचे ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, आपका लॉस एंड तक 5 रुपए से ज्यादा, 5.5 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अनिल जी 2 स्प्रेड मैंने दिए, एक स्टेट बैंक 520-550, वो 1:1 है। डेल्टा कॉप का 210-240 1:2 है, क्योंकि स्टेट बैंक में पिछले 1-1.5 महीने में वो रिकवरी और मूव नहीं दिखा। अगर मार्केट चलेगा, पीएसयू बैंक चलेंगे, तो स्टेट बैंक एक अच्छा मूव दे सकता है। कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्यादा मूव दिया, और पीएसयू बैंक्स, मतलब 2019 के बाद अनिल जी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जिस तरह से हाई पे जा रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मेरे लिए फेवरेबल पीएसयू बैंक्स हैं और मोर देन प्राइवेट बैंक्स, जबकि बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। और अनिल जी एक स्टॉक और है, आप अभी बाकी कॉल ले लीजिए, जब फ्री हो जाए तो वो अलग दे देता हूं। और अनिल जी एक और डिस्कशन करनी है सुबह की, राकेश जी की एक जो उन्होंने आपसे बात की थी, तो जब टाइम हो तो आप प्लीज आ जाइए। बिल्कुल पक्का, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स है जो भरपूर एक्शन में, उन पर राय ले ली जाए। एक बार सेठी साहब भी स्टूडियो में हैं, तो सेठी साहब से भी पूछा जाए। सेठी साहब, आपके फेवरेट स्टॉक फर्टिलाइजर वाले सारे के सारे दौड़ लगा रहे हैं, चाहे वो चंबल हो, चाहे आरसीएफ हो, कोरोमंडल भी कल गिरने के बाद, क्या कुछ पसंद है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, पूरा सेक्टर ही बहुत ही अच्छा कर रहा है, और जिस तरीके से जो आप सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे, आपने शायद चंबल फर्टिलाइजर को रिकमेंड किया था कि यूरोप में कई सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स जो कि गैस पे चलते हैं, और चूंकि गैस के प्राइसेस 20 ईयर हाइज पे है, तो कई सारे प्लांट्स बंद हुए हैं। और वही जो थोड़े दिन पहले मैंने एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए भी बोला था, जिंक स्टॉक्स के लिए भी बोला था, तो वैसे ही मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए भी डेफिनेटली पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी रिकमेंडेशन थी चंबल फर्टिलाइजर, वो भी अच्छा लगता है, कोरोमंडल अच्छा लगता है, फिर जीएनएफसी लुक्स वेरी गुड, और बाकी भी जो एग्री केमिकल्स वाली कंपनीज है पूरी उन सब में पूरी स्पेस अच्छी है, और वहाँ से इन सब स्टॉक्स पे ध्यान रखें। और अनिल जी थोड़ी देर में जो मेरी सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स आएगी, उसमें भी एक स्टॉक रहेगा, तो जब टाइम होगा तो आप ले लीजिएगा। टाइम क्या अभी आप हो, आप बोलो बिगुल बजाते हैं अभी? हाँ, अभी भी कर सकते हैं आप साक्षात बैठे हो, हमारा तो बिगुल तैयार ही रहता है हमेशा। आप किसी दूसरे पहले अभी एक स्टॉक और एक थोड़े रुक के दे देंगे, जैसे आपकी मर्जी सर। हाँ, सर के लिए बिगुल। बताएं सर, आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। यही बात चल रही है, हम आरसीएफ सुबह आपको याद नहीं कर रहे थे, बात चल रही है। अच्छा, सीरियसली? हाँ बताइए। 103 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, एक जबरदस्त कंपनी है, और जो आपने आज लॉजिक बताया
कि फर्टिलाइज़र कंपनीज के लिए एक बहुत ही अच्छा समय आ गया है। मतलब जिस तरह से यूरोप में प्लांट्स बंद हुए तो उसका फ़ायदा तो होना ही है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है। मतलब इस कंपनी को मैंने पिछले साल बजट में, जब हम यहीं पे थे, बजट पे शो कर रहे थे, तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी की कुछ जो गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करा था, उस पर भी मैंने इसको समझाया था, इसकी डिटेल्स। 800 एकड़ की इनके पास ज़मीन है मुंबई में, और उसमें से कुछ ज़मीन इन्होंने MMRDA को और BMC को दी हुई है, जो ईस्टर्न जो फ्रीवे हम यूज़ करते हैं उसके लिए दी हुई है। तो उसके अगेंस्ट में इनको TDR मिला हुआ है जो ट्रांसफरेबल है, तो उस पर भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब वो 800 एकड़ जो ज़मीन है उसकी वैल्यू आकी जा रही है 10,000 करोड़, और इस कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 5,500 करोड़, तो उस लिहाज से तो बहुत ही सस्ता है। बाकी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है अराउंड 4.33, 4 रुपये 33 पैसे का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, जो कि 4% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड है। जून क्वार्टर बेहद दमदार था, 295 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 212 करोड़ का पैट था। और बाकी ये जो तेजी एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप देखी जानी है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 112 रुपये का, और स्टॉप लॉस रखना है 99 रुपये का। 99 के फेयर में ना पड़े, स्टॉप लॉस लगाए, 112 के टारगेट के लिए करें RCF में खरीदारी। थोड़ी देर में सेठी साहब आपको देंगे एक और बेहतरीन पिक भी। और इस बीच सिद्धार्थ सेठानी साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, फोन अ फ्रेंड की लाइफ लाइन यूज़ करना चाहते हैं, जब तक कि उनको कंप्यूटर जी फ़ोन लगाएं। कंप्यूटर जी लगाते हैं ना फ़ोन को? हाँ, कंप्यूटर जी लगाते हैं। कंप्यूटर जी जब तक फ़ोन लगाए तब तक थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, हम उन तक पहुंचने की कोशिश जल्द ही कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स है जहां पर पूरा एक्शन है आज तेज़ी की तरफ, और उसमें से एक निकला है M&M फाइनेंस। सुबह आज मेरे ख्याल से खरीदारी की राय भी आई है हमारे M&M फाइनेंस। हिमांशु जी ने राय दी थी, जरा एक बार सुमित जी से चार्ट्स पर चेक लिया जाए। सुमित जी, M&M फाइनेंस 4% की मजबूती के बाद और जगह बची है? अनिल जी आज नहीं, लेकिन अगले हफ्ते इसके अंदर मूव देखने को मिल सकता है। M&M फाइनेंस के अंदर 210 रुपए तक का तो इमीडिएट हर्डल है, तो वो पहला टारगेट होगा। तो 210 का लेवल निकलने के बाद फिर स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा, और 220 रुपए तक के लेवल M&M फाइनेंस में नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि 200 के पास बनेगा, और ऊपर के अंदर 210 का लेवल निकलने के बाद 220 रुपए तक का मूव जल्दी ही M&M फाइनेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आपके लिए M&M फाइनेंस पर भी राय इस वक्त है सुमित जी की तरफ से। बढ़ते आगे, और सेठी साहब तैयार? सेठी साहब दूसरी वाली भी तैयार है कि 2:30 बजे होगी? नहीं अनिल जी तैयार है। आज तो आए होंगे तो करके आए होंगे। नहीं तो वहाँ पे तो सामने टीवी मतलब कैमरा नहीं होता, आप आराम से आधा घंटे तक कर सकते हो। तो आज तो घर से होमवर्क करके आए होंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या बाजार इतना होमवर्क मतलब फास्ट मूविंग या चेंजेस होते हैं, तो स्टॉक्स तो 10 ट्रैक मतलब रडार पे रखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर उस समय कौन सा अच्छा ओ क्या बात है, बड़े ये सब करना पड़ता है। ओके, वाह, वेरी गुड। चलिए एक और बिगुल सेठी साहब के लिए, और उसके बाद आशु सर के पास चलेंगे सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आंध्र शुगर, जो कि अभी 143 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी के नाम में शुगर है, तो शुगर तो है ही है इसके पास, और शुगर और एथेनॉल की जो स्टोरी है वो तो है ही है। बट इसके अलावा ये कंपनी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फिर इवन फार्मा, एस्पिरिन भी बनाती है। तो इसके पास कॉस्टिक सोडा की और सोडा ऐश की एक मेजर कैपेसिटी है, एक बड़ा प्लेयर है, और वहाँ से 36% से ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। और कॉस्टिक सोडा ऐश में हमने देखा एक धुआंधार तूफानी तेज़ी चल रही है, जिसका फ़ायदा सभी इन जैसे मैन्युफैक्चरर्स जैसे गुजरात एल्कली है, DCW है, इन सबको देखने में मिल रहा है। बाकी ये कंपनी इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाने वाली एस्पिरिन बनाने वाली पहली कंपनी थी। तो एस्पिरिन फार्मा सेक्टर में भी है। हाँ एस्पिरिन भी बनाते हैं। ये बनाते हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से। अच्छा, मैंने वेबसाइट में देखा तो मैं भी सरप्राइज था। अच्छा, कि नाम में शुगर है लेकिन शुगर छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही है, ज्यादा कर रही है। वैसा एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये सारी जितनी प्रिन होती है, तो वो भी बनाते हैं। बाकी एक मिनट एक नॉलेज टेस्ट करूं बंसल जी की, बहुत फार्मा हाँ पूछिए। बंसल जी, एस्पिरिन और डिस्प्रिन में क्या फर्क है? देखिए अनिल जी, एस्पिरिन जो है ना वो बेसिकली ब्लड थिनर, अनिल जी ब्लड थिनर है। जिनका ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाता है अनिल जी, ब्लड थिनर है, एज के बाद जिनका लिपिड प्रोफाइल होता है या मतलब कि हृदय रोग लग जाता है अनिल जी, उनके लिए है। और डिस्प्रिन अनिल जी उन लोगों के लिए है जब कोई पैनलिस्ट आ जाए अनिल जी और नॉन स्टॉप बोले तो बाकी लोगों के सिर में दर्द हो जाता है, तो तब वो डिस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। तो डिस्प्रिन अनिल जी मोर फ्रीक्वेंटली यूज होती है अनिल जी।
सॉरी बंसल जी हम हंसने में रह गए, वापस बताओ। सुन नहीं पाए। वहीं तक कि डिसिप्लिन उनके लिए जब कोई पैनलिस्ट आ जाए नॉन स्टॉप बोले, उसके बाद क्या बोला? और अनिल जी तो बाकी पैनलिस्ट लेते हैं अनिल जी सिर दर्द के लिए। और अनिल जी आज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है। आज अनिल जी मतलब कि हंसी मजाक और सवाल जवाब का अनिल जी मौका सिर्फ उसको ही मिले पैनल के ऊपर जो मस्ती की पाठशाला कर रहा है। जो मस्ती की पाठशाला अनिल जी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसको अनिल जी ज्यादा सवाल जवाब का मौका नहीं मिलना चाहिए अनिल जी आज बंसल जी बोले पता नहीं क्या क्या करेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी बंसल जी तो पाकिस्तान जा रहे हैं ऐसा लग रहा है अनिल जी बातचीत से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बड़ी ये समस्या है कि हम एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार मोहब्बत ज़्यादा देते हैं, जी लगाते हैं, नाम बार बार। बंसल जी एक सेंटेंस में 8 बार मेरा नाम बोल देते हैं, एक घंटे में 200 बार बोलते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। अब बोलो इससे ज़्यादा बंसल जी किसी को क्या बोलेंगे? इतना तो खराब बोला भी बंसल जी ने, फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। देखो अच्छा बंसल जी एक चीज़ ये आपने कहा कि खून मोटा हो तो उसको पतला करने की दवाई है एस्पिरिन, अगर चमड़ी मोटी हो तो उसको पतला करने की कोई दवाई है? अनिल जी देखिए ऑन अ लाइटर नोट अनिल जी उसको पतला करने की दवाई सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही डॉक्टर देता है और वो देता है अनिल जी होम्योपैथी डॉक्टर। अच्छा। तो ताजुब क्या अनिल जी उसके अंदर भी चीनी होती है। तो अनिल जी ये तो काम सिर्फ होम्यो के अंदर ही है, जो आदमी शरीर नहीं हिलाता और चमड़ी पतली करनी है तो अनिल जी होम्योपैथी मेडिसिन ले, ये सबसे बड़ा जोक है अनिल जी। अच्छा क्या बात है। तो चलिए आंध्रा शुगर पर सेठी साहब दे रहे थे राय, सेठी साहब बताएं पहले। अनिल जी आधा पड़ता तो मैंने बोल दिया उसके कॉस्टिक सोडा और सोडा एस बिजनेस के बारे में। बाकी शुगर का भी एक बड़ा कैपेसिटी है और शुगर की स्टोरी हम सबको पता है। एक तो फेस्टिव डिमांड है, आने वाले दिनों में नवरात्रा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, दुर्गा पूजा, दशहरा, गणपति सभी में मिठाई का कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसके कारण भी शुगर की डिमांड अच्छी रहेगी, प्राइसेस फर्म रहते हैं। फिर एथेनॉल की जो स्टोरी है वो भी है ही है। एथेनॉल के सरकार का जो फोकस है 10% से 20% करना है, तो उसका भी फायदा होना। और ये कंपनी एक लिस्टेड स्पेस की कंपनी है जोसिल लिमिटेड, उसमें भी 55% स्टेक ओन करती है, तो वहाँ से भी अच्छी वैल्यू आती है। बाकी कंपनी ये 7-8 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। पिछले साल ये स्टॉक 5:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है और 20 रुपये का पिछले साल डिविडेंड दिया, मतलब 4 रुपये का डिविडेंड, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो करीबन 3% की डिविडेंड यील्ड है। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 155 रुपये का, 135 का स्टॉप लॉस। ओके 155 का और 135 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए राय। ये आपने बताया कि त्योहारों के सीजन में शुगर का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ भी जाता है, मिठाई लोग ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं मिठाई उस वक्त इस सीजन में। ऐसा हमने नोटिस किया है, सुना है लोगों से। अमल भी करना चाहिए आपको। मतलब गिफ्ट देने में भी आप तो खाते हैं। विश्वास आप आओ भाई, आधा किलो मिठाई मंगाई जाए सेठी साहब के लिए। तो क्या पसंद है आपका? ये देखो आप खुद ही मना कर रहे हो, हमारे तो अभी आ जाएंगे सर 2 मिनट में। बोलिए आपकी पसंद की मिठाई क्या है? नहीं ये रसमलाई है, रसगुल्ला है, बट एक पीस 56 भोग मंगा दे। आइए चलिए बढ़ते आगे और ले ले सर। जी जी आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स 65 अंक नीचे हैं अनिल जी, सुबह एकदम सपाट थे, अभी देखें हल्की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको कमजोरी दिख रही है, 0.5% नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यूरोप के बाजार ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं, कुछ एक्शन वहां पर नहीं है। कच्चा तेल $100 पर है, रुपया स्टेबल है, रुपया इनफैक्ट 6 पैसे मजबूत है। ठीक एक्शन है सर, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, अदरवाइज तो ठीक ही एक्शन दिख रहा है। क्रिकेट के मूड में दिख रहा है, 2-6 लगा के बैठा हुआ है, 2-6 लगा, हाँ 66 पॉइंट नीचे पूरा। ठीक है ना, तो ये है। तो नेस्डेक अब तक 56 है और डाउ अब तक 66 है नीचे। दीप देखो ऐसा है, फ्राइडे है और आपको 2 बजे से ऐसा लग रहा होगा, करेक्ट, और सुबह भी लग रहा होगा कि मेरा कुछ करने का ज़्यादा मूड है नहीं आज। ठीक है 17,575 17,625 इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, खाली देखेंगे, टाइम पास करेंगे। 17,475 17,525 आएगा तो वहाँ पर खरीदेंगे, 525 से शुरुआत करेंगे, 425 तक लेंगे। 17,675 से 17,725 आएगा तो वहाँ पर देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे।
ये बीचों बीच मिडफील्ड में किसको मजा आता है, या तो गोल इधर हो या गोल उधर हो, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत क्लियर है। ठीक है, बाकी अगर मंडे के लिए कुछ करना कराना 3-20 पे डिसाइड करें, तो अभी दोनों तरफ का इंतजार करो, जिधर पहले पहुंच जाए। किधर पहुंचेगा पहले पता नहीं, ये नहीं पता क्यों, रीजन बताता हूँ जी। 17,600 टसल वाला लेवल है, 17,600 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 56 लाख शेयर हैं, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 56 लाख शेयरों का, और 17,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 88 लाख शेयरों का। तो आपके दोनों तरफ के पोल गड़े हुए हैं, न 17,500 के नीचे जाना है ज़्यादा, न 17,700 के ऊपर जाना, 25-25 गिन लो इधर उधर, और 17,600 पे दोनों में बराबर की पोजीशन बनी हुई बीच में, बिल्कुल। इसलिए अब डाउ फ्यूचर ज़्यादा गिरा तो हम थोड़ा नीचे चले जाएंगे, डाउ फ्यूचर सुधारा तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो डाउ फ्यूचर को देख के डिसाइड करना है, तो फिर उसके लिए तो मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, आप खुद ही कर सकते हैं देख के, इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए बैंक निफ्टी 39,050-75 की रेंज में चल रहा है। 39,000 के नीचे जाएंगे तो कमजोरी शुरू होगी। बेसिकली 38,900-39,000 सपोर्ट जोन है। ओके, तो असली कमजोरी 38,900 के नीचे, ऊपर में 39,250, 39,325 ये रुकावट की जगह 39,325 के ऊपर मजबूती। तो 200 से 325 की रेंज में आएगा बैंक निफ्टी, वहां प्रॉफिट बुक करना है। 38,900 से 39,000 की रेंज में आएगा, वहां लेना है, यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, 39,000 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 20 लाख शेयर हैं। 200 से 300 की रेंज में कॉल राइटिंग होकर रखिए, उसको पार करने में पसीना आएगा, बस सिंपल ये चीज। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट है, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, और जब करने को ज्यादा कुछ है नहीं तो फिर आशु सर के लिए बजाएं बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मनाना। जी आशु सर, स्ट्रेटेजी नंबर 2। अनिल जी एक और स्टॉक है जो लेना है, और अनिल जी अगर आपको ध्यान हो 15-20 दिन पहले एक हमने टाटा केम के बारे में बात की थी। हमने कहा था मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टॉक रुका क्यों हुआ है और चलता क्यों नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया होना चाहिए, और उसमें एक बहुत बड़ी मूव आई। अनिल जी एक ऐसा ही और बढ़िया स्टॉक है जो पिछले दिनों में क्यों इतना घट गया और क्यों इतनी लंबी कंसोलिडेशन रही, वो है अनिल जी ग्रासिम। अनिल जी ग्रासिम में जो पिछले दिनों की मूव देखी और जो भाव निकलने वाला है मतलब ऊपर की तरफ, मुझे अनिल जी ग्रासिम मतलब 30 या 40 रुपए, 1650 रुपए के स्टॉप लॉस से एक फ्यूचर के भाव हैं, लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अनिल जी अब 100-150 रुपए की, जैसे हमने एलएनटी में देखी, जैसे हमने टाटा केम में देखी, मुझे लगता है अनिल जी के 100-150 रुपए की मूव ग्रासिम में भी आनी चाहिए, और एक बहुत बढ़िया मूव बनना चाहिए। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल वाला स्टॉक है, एंड आई डोंट नो चाहे वो उसमें, और उसमें काफी चीजें हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मतलब सीमेंट है या मतलब जिस तरह के उसके जो मतलब पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड है, इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर है कि क्यों ये पिछले दिनों में डिप्रेस रहा है। इसमें प्रोमोटर का स्टेक भी बढ़ा है, तो मुझे अनिल जी बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। लेवल्स मतलब मुझे लगता है 1650 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि देना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 1500 नहीं गया, अभी डिप पे 1500 भी गया, इट डिफाइड लॉजिक, तो इसलिए मतलब स्टॉप लॉस जरूरी है। बट अनिल जी ये डिलीवरी के लिए एलएनटी, टाटा केम और ये ग्रासिम, ये तीनों स्टॉक अनिल जी होने चाहिए, और इनको लेके मतलब थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप रख सकते हैं। सो ग्रासिम इज माय पिक। अनिल जी इसके साथ एक और चीज है, इंडेक्स का काफी लोग पूछ रहे हैं कि ऑप्शन। अनिल जी देखिए मुझे लगता है कि मंडे को इंडेक्स बेटर ही होना चाहिए, आज वीकेंड का प्रेशर है। और अनिल जी एक और ये 90 पॉइंट का प्रीमियम, मैंने अभी ट्वीट भी डाला है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, या आज तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है 90 पॉइंट का प्रीमियम इंडेक्स में क्यों है। लेकिन आप 100 लोगों से पूछेंगे, 100 लोग ज्ञानी आपको कुछ ना कुछ जवाब देंगे, बट ऑनेस्टली किसी के पास भी कोई क्रेडिबल इनपुट नहीं है। बट अनिल जी एक और कंक्लूजन निकल के आई है, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि जब भी इस तरह का बड़ा प्रीमियम देखा गया है तो उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है कि अनिल जी वीकेंड और ये थॉट्स और ये सितंबर नीचे, अभी भी मेरे को कन्विक्शन नहीं है मार्केट नीचे जाने की। मुझे लगता है कि देयर इज अ फेयर चांस कि ये सब होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, एंड चाहे 90 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि कंफ्यूज कर रहा है, जिसका मुझे रीजन नहीं पता। अगर आपको पता है तो जरूर बता दीजिए। बट अनिल जी मैं इंडेक्स का जो स्प्रेड दूंगा वो मंडे को दूंगा, कल के अपने स्प्रेड बहुत अच्छे रहे हैं। आशु सर देखो, ऐसा है, देखो हमें कोई बाहर का आदमी चाहिए नहीं कंफ्यूज करने के लिए, हम अपने आप में खुद कंप्लीट कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा कोई अलग से जरूरत क्या है। ये क्रेडिट किसी और को क्यों दे। मैं तो इसलिए बोल देता हूँ नहीं समझ में आ रहा है। आज सुबह ही बोला मैंने कि जहाँ ओपनिंग हुई, जहाँ खुला नहीं समझ आ रहा है, कौन सा जब हम क्यों किसी और से कंफ्यूज हो। ये क्रेडिट भी किसी और। जी सर अब बताएं आप। अनिल जी अच्छा अनिल जी आज ना आपने, वैसे आप राकेश जी को हमेशा पकड़ लेते हैं, आज आपने सुबह मिस कर दिया। क्या बात कर रहे हो? राकेश जी आपको एक स्टोरी सुना रहे थे सुबह के, वो कहीं कार प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, हाँ। और वहां पे कोई मिला और उन्होंने बोला कि वो आपको टीवी पे देखते हैं 8:15 पे, आप रोज सुबह आ जाते हैं। तो अनिल जी देखिए मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम अनिल जी को आपको अनिल जी के साथ जी बिजनेस पे देखते हैं, कोई कहता है कि हाँ आप आफ्टरनून शो में आते हैं।
तो अनिल जी इन्होंने गोली दी है कि 8:15 पे ये नंबर बढ़ाने के लिए दिया है। इनके घर पे मैंने बात की, वो कह रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे भी मुश्किल से भाग भाग के बैठ रहे होते हैं सीट पे। तो अनिल जी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं 8:15 पे, तो कोई अनिल जी आप बताइए कोई ऐसे कहेगा कि मैं आपको रोज मतलब ये तो जरूर बोल सकते हैं जी बिजनेस पे देखता हूँ या सुबह देखता हूँ। अनिल जी इतना टाइम कि आप 8:15 पे रोज सुबह आ जाते हैं, बिल्कुल तो कोई बोलता अनिल जी। तो इन्होंने ये बात अपने से बनाई है जो आप इनको पकड़ नहीं पाए और सुबह मिस कर गए। ये बात 100% एग्री करता हूँ, नहीं पकड़ पाया। अगर मैं एकता कपूर होता तो आप दोनों को लेकर सास बहू वाला सीरियल पक्का बना था। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। स्टार कास्ट खतरनाक वाली बनती है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ग्रासिम, एल&टी, टाटा केम 3 और स्टॉक है। तीसरे राउंड में मैं फिर आ रहा हूँ आशीष सर के पास में जी। अनिल जी, टाटा पावर, सॉरी, हाँ नहीं टाटा केमिकल भी बोला है, टाटा पावर तो पहले बोले जी। कुणाल जी, अनिल जी सास कौन है बहू कौन है ये बता दीजिए अनिल जी, फिर आगे बढ़िएगा। दोनों की लड़ाई कराएंगे, जो जीतेगा वो सास। अनिल जी जी सर, जी आशु सर। अनिल जी सास बहू कोई भी बने, लेकिन कुणाल बा कुणाल जी बनेंगे अनिल जी। मतलब कॉन्स्पिरेसी के सारे काम कुणाल जी को दिए जाएंगे। आइए सिद्धार्थ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, वक्त है उनकी लाइफ लाइन यूज करने का। सुप्रसिद्ध जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, लाइफलाइन आपने मौका दिया ये। और मस्ती की पाठशाला का तो माहौल अभी से बन गया है, मेरे ख्याल से पौने घंटे पहले ही माहौल बन गया है। मार्केट में कुछ हो नहीं रहा ना सर, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो स्टॉक है वो वीकेंड का राजा है, और वीकेंड का राजा इसीलिए है क्योंकि वीकेंड इनके फुल बम्पर जाते हैं। और ये स्टॉक है इंडियन होटल, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, विवांटा, जिंजर, ये सारी ब्रांड्स और वीकेंड फुल खचाखच रहते हैं। इंडियन होटल्स के रेवेन्यूज जो अभी नतीजा है, रेवेन्यूज, एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी सब बम्पर 10 क्वार्टर के हाईएस्ट स्तर पे आए हैं इंडियन होटल के। एवरेज रूम रेट्स भी बेहतर हो गए हैं, ऑक्यूपेंसी 70% पे है। मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स यहाँ पे खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट रखना चाहिए 290 रुपए का, और अगर थोड़ा सा लंबा टाइम दे दे, थोड़ा सा पोजिशनल, तो 320 रुपए के टारगेट आ सकते हैं इंडियन होटल में। इंडियन होटल एक क्लास अपार्ट होटल चेन जो रखते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन होटल जिस हिसाब से 70% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है, ये नेक्स्ट क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो 290 का शॉर्ट टर्म और 320 का पोजिशनल टारगेट। तो 290 का शॉर्ट टर्म, 320 का पोजीशनल टारगेट इंडियन होटल्स, इस पर रखनी है आपको नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। डेल्टा कॉप ऑलरेडी हमारे रेडार पर है भी, और अभी आशु सर ने भी बात करी, सुबह अनिल जी की तरफ से भी कॉल आई पोजीशनल बेसिस पर, और अब इंडियन होटल्स पर भी रखनी है नजर। ट्रैवल से रिलेटेड स्टॉक्स अब आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार राइस स्टॉक्स पर भी नजर रखते हैं। एल&टी फूड्स, KRBL को पुल अप करिए क्योंकि खबर आ रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है कि चावल के कुछ वेरिएंट्स के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई जा सकती है, बैन लगाया जा सकता है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन की चिंता चल रही है उसको देखते हुए ये बैन आ सकता है। एल&टी फूड्स सीधा क्रैक करते हुए दिख रहा है आपको, 3.5% नीचे इस समय दिखेगा। KRBL भी 4% नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। चावल के कुछ वेरिएंट्स पर बैन लगाने की सोच विचार चल रहा है, संभव है, अभी तक लगा नहीं है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है, हम इसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिपोर्ट आ रही है कि ये हो सकता है। सेठ साहब कैसे देखेंगे इस डेवलपमेंट को? एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आएगा, बट कितना नेगेटिव हो सकता है इस पर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, खबर तो नेगेटिव है। अगर ये मटेरियलाइज होती है या बैन लग जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। जैसा हमने शुगर के केस में देखा, जब एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा था तो शुगर में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई। फिर स्टील एक्सपोर्ट्स पे जब ड्यूटी लगी तब भी हुआ, तो वैसा ही कुछ माहौल इसमें भी बन सकता है। तो और स्टॉक्स दोनों जो KRBL और एल&टी फूड्स, दावत, दोनों हाल फिलहाल चले हुए भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें एक अच्छी खासी गिरावट इस खबर पे हो सकती है। तो जिनके पास है उनको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, नीचे से लिए हुए और प्रॉफिट्स पे है तो बुक कर लेने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक शार्प फॉल आते हुए दिख रहा है इस खबर के दम पर। ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन नहीं आया, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर फिलहाल आ रही है कि संभव है कि ये बैन लग सकता है। नजर रखेंगे और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इसको आपके सामने लेकर आएंगे। आइए मुद्दत जी के पास चलते हैं और लेते हैं मुनाफे वाले मुद्दत। बताएं सर।
एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, लास्ट 5 महीनों का ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर की। हिंद कॉपर को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे, 117 रुपए 70 पैसे CMP है, स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 121 का, दूसरा टारगेट बनेगा 123 का, स्टॉप लॉस रहेगा 115 का। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 123 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में देखने को मिले। एक बड़े अप मूव के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में आर्ली चार्ट्स अगर हम देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। कोई हर्डल चार्ट्स पे है ही नहीं, 123 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 123 आज के सेशन में टेस्ट करता हुआ नजर आए। हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 115 का। तो हिंदुस्तान कॉपर पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक चार्ट में बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। मई के महीने के बाद स्टॉक 300 के ऊपर आया है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, फ्यूचर्स में नहीं है, कैशी का स्टॉक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और 340 350 के लिए स्टॉक पूरा तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि करंट लेवल से आ जाना चाहिए। यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा 305-6 के आसपास, अभी 307 हो गया, तो यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा 295 के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट का जो रेंज था वो 295 के ऊपर ही था। ह्यूज ब्रेकआउट है, 3 महीने का ब्रेकआउट। ये स्टॉक 330 से 350 का रेंज में जाके सेटल करेगा, और वो भी बहुत ही जल्दी। और सबसे बड़ा शुक्रिया इसलिए क्योंकि आज पैनल में किरण जी भी बैठे हैं और उनके नजर में भी पूनावाला हमेशा होता है। तो मैं सोच रही थी मेरे पहले उनका अगर टर्न हो गया तो मुश्किल है, तो मैं तो शायद मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तो किरण जी ने नहीं चूज किया तो मैंने ही ले लिया। 330 से 350 का टारगेट नेक्स्ट 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय पूनावाला कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की इस वक्त आती। किरण जी भी है नहीं शो में, है ना? पूना से याद आया, किरण जी किधर है? किरण जी आवाज ही नहीं सुनी आपकी। सब ठीक है? म्यूट है? ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हो और आपको लग रहा है आप बोले जा रहे हैं, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आफ्टरनून, सारे पैनलिस्ट को आफ्टरनून। पर मैं इधर ही हूँ, कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो मैं मस्ती की पाठशाला जो दोपहर 2 बजे से चालू है, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी तैयारी भी करनी है आपको। 3:30 बजे सवाल भी आ रहा है आपके लिए, और सवाल अगर आप लोगों ने मिस किया तो सुन लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान की टीम में आपको एक एक खिलाड़ी चुनना है, और वो क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर के अलावा कोई भी हो सकता है, कोई भी, जो मर्जी आए चुनो, लेकिन क्रिकेटर मत चुनो, क्योंकि क्रिकेटर पहले से है, ऑलरेडी है। तो पहले तो आपको चुनना है कि इंडिया से कौन खेलेगा, पाकिस्तान से कौन खेलेगा और क्यों खेलेगा। उनको चुनने की वजह भी बतानी है। बाकी तो फिर ठीक, देख ही लेंगे, जैसा भी होगा, जो भी होगा। आइए अब मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। बसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट्स और साथ ही आउटलुक। अनिल जी, आपने सवाल पूछा इंडिया की तरफ से कौन खेलेगा, नॉन जो टीम में नहीं है क्रिकेटर जो होना चाहिए जी, बताएं सवाल। बताएं तो वो सर मैं हूँ, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता हूँ पाकिस्तानियों को, बाकी तो फेल होते रहेगा। और मंदी के शेयर को तेज करने के लिए मुझे ही बुलाना पड़ेगा। वाह, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, पाकिस्तान से किसको खिलाएंगे? मेरा ज्यादा इंटरेस्ट वो जानने में है सर, इसलिए क्योंकि माय एंसेस्टर्स वर बोर्न इन लाहौर प्री पार्टीशन डेज। जो भी आप कह दीजिए, मैंने आपका बर्थ लाहौर का है? आपको याद है प्री पार्टीशन से पहले माय ग्रैंड पेरेंट्स were born from Lahore. They were my grandfather was the daroga of in a place in Lahore. अच्छा, it was very famous. आप कभी गए सर पाकिस्तान या काम नहीं पड़ा? नहीं सर, मौका नहीं मिला। Okay. आप कभी बनाए टीम तो बनाएंगे, जरूर जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे ये पता ही नहीं था कि मतलब हाँ हिस्टोरिकल नहीं बसीन साहब थोड़ी पैदा हुए लाहौर में सर, आप तो इंडिया में हुए ना। हाँ बिल्कुल। हाँ यार, ये सेठी साहब आए स्टूडियो में, बोले बसीन साहब तो यहीं के हैं। जी सर बताए। अनिल जी, अपडेट दे दूं आपको। सेल दिया था, सेल बहुत अच्छा चल चुका है आज। उसके अलावा आपको कहा था हीरो मोटो को बने रहिए। हीरो मोटो इज हेडेड टू 3200। दिस KKR एक्विजिशन इज अ ह्यूज न्यूज, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हीरो विल बी द स्टार ऑफ सितंबर। उसके अलावा बॉश आपको मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ 18,200 पे बेचना।
अब आपके लिए 2 पिक्स हैं और दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताएं। तो देखिए, इनके बिना 18,000 जाना नामुमकिन क्या ना पॉसिबल है। सबसे पहले लीजिए रिलायंस, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 2620-25 का भाव है, 2565 का स्टॉप लॉस, लेकिन 2800 का टारगेट। अगर 18,000 जाना है तो रिलायंस 2800 जाएगा। और दूसरा HDFC बैंक, जितनी डिलीवरी HDFC बैंक में उठी है इन द लास्ट 20 डेज, वो शायद लास्ट 6 मंथ्स में नहीं हुई। और HDFC बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई। और अगर HDFC बैंक में 1550-1600 जाएगा तो इंडेक्स भी वापस चलेगा। तो इसमें स्टॉप लॉस 1452 का है, टारगेट 1525 आपको आ जाना चाहिए नेक्स्ट वीक। बेहतरीन दमदार स्टॉक है, निफ्टी को 18,000 की तरफ खींच कर ले जाने वाले। एक निफ्टी को ले जाएगा, दूसरा बैंक निफ्टी को। रिलायंस और HDFC बैंक, 2 बड़े दिग्गज चुन लिए बसिन साहब ने। वाह, काम हो गया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब आपके लिए एक और बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से भी आने की तैयारी में। उससे पहले आशु सर का राउंड 3 कर लिया जाए। आशु सर, राउंड 3 के लिए तैयार है आप? नहीं अनिल जी, मैंने वो राउंड 2 में ही पूरे कर लिया अनिल जी। स्टेट बैंक, डेल्टा, ग्रासिम, टाटा कैम वगैरह अनिल जी सब कवर्ड है। अभी मेरा कोई नया स्टॉक नहीं है। मैंने कहा स्ट्रेट जो है अनिल जी, जो इंडेक्स का है, मैं मंडे तक की वेट करूंगा, क्योंकि मुझे अनिल जी जो ये 90 पॉइंट प्रीमियम है थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रही है। मतलब समझ भी अनिल जी आ भी रही है, लेकिन वो वीकेंड पे नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट व्यू अनिल जी मेरा पॉजिटिव है। ओके, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं तो वैसे बॉक्सिंग में तो 10 राउंड होते हैं, जब तक डिसीजन ना हो तब तक। माइक टाइसन के साथ तो 1 राउंड नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट है जो बिना राउंड के हार जाएंगे। बोले माइक टाइसन ने क्या करना है, छोड़ो। अच्छा, बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक का आ रही है आपके लिए एक बेहतर FNO पिक। अच्छा, वो एक मुंह के बाद में दूसरे का कान खाया था। हाँ, इवांडर होलीफील्ड का इन्होंने खाया था ना, माइक टाइसन ने। कैसा टेस्ट लगा होगा? खून निकाल दिया बस। हाँ, मतलब काट ही लिया था लिटरली। आपकी सॉफ्ट कॉर्नर दिख रही टाइसन के प्रति? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, जिस तरह बताया अपनी पिक। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, अभी जो FNO का स्टॉक रडार पे आ रहा है वो थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो गई है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर, जो कि टेक्निकल पैरामीटर्स पे सिमी जी ने आज रिकमेंड किया। 236 के लेवल पे सितंबर फ्यूचर्स करीबन ट्रेड कर रहे हैं। एक देखिए, फंडामेंटली एक दमदार कंपनी है। और आज देखिए अनिल जी, एक स्टॉक है जो सुबह से 10% सर्किट पे लगा हुआ है। स्टॉक का नाम आप बताइए, और इस टाटा पावर के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टॉक है? सुबह शायद दीपांशु ने चर्चा भी करी थी। कैश मार्केट का स्टॉक, कैश मार्केट का स्टॉक सुबह से 10% सर्किट पे। नेल्को, यस, ये नेल्को को आज जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा करार किया है नेल्को को, तो उसके लिए सेलेक्ट किया हुआ है इनको। इनके साथ एक बड़ा करार किया है सरकार ने। तो वो जो नेल्को जो कंपनी है उसमें टाटा पावर की 50% हिस्सेदारी है। मतलब टाटा ग्रुप ओन्स दैट कंपनी थ्रू टाटा पावर विच ओन्स 50% इन नेल्को। तो उसमें आज जो 10% की तेजी हुई है तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाटा पावर होगा। बाकी एक दमदार कंपनी है टाटा पावर, अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। इनकी करंट कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की है 5 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो 2025 तक दे वांट टू टेक इट टू 20 गीगावाट। बाकी हाल ही में हमने देखा ब्लैकस्टोन और मुबादला ने मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में 4,000 करोड़ रुपए निवेश किया, और उस रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार की वैल्यूएशन उन्होंने आकी है करीबन 35 से 40,000 करोड़। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और मुझे लगता है आशु जी को भी पसंद है। आजकल थोड़ा सबड्यूड, इसमें ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे, बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करना चाहिए, और एक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी होया हुआ है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 245 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखना है 233 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर। हिम्मत का काम है आपका, मानना तो पड़ेगा। आशु जी ने बोला 4-5 लोगों का ब्रेकआउट नहीं आ जाए, फिर भी आपने दिया है। फंडामेंटल कारण दिया उन्होंने। अच्छा, आपका तो फंडामेंटल कारण है, टेक्निकल तो नहीं है ना? कुछ टेक्निकल नहीं है ना? नहीं, टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल नहीं, ठीक है। ओके, प्रमोटर कंपनी है सर टाटा पावर। सेठी साहब कह रहे थे ना, प्रमोटर टाटा 50% नेल्को की प्रमोटर। हाँ, नेल्को में है ना, 50% इनके पास ही है, और नेल्को 10% पे है, बिकॉज वो आज जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए उनका। यस,
आज सुबह इसमें ये जो कनेक्टिविटी वाली चीजें, इसमें नेल्को, टाटा कम्युनिकेशन और तेजस नेटवर्क, ये तीनों ही कंपनियों को फायदा होगा। तीनों ही कंपनियों को फायदा होगा। बट कल जो करार हुआ वो नेल्को के साथ हुआ। हाँ, कल नेल्को के साथ स्पेसिफिकली नेल्को को ऑर्डर मिला है, आई मीन एग्रीमेंट जो हुआ है। बट ये जो टेलीकॉम को लेकर, जो 5G रोल आउट को लेकर, जो इक्विपमेंट को लेकर हो रहा है, ये इसका ज़्यादा फायदा आपका टाटा कम्युनिकेशन और तेजस नेटवर्क, इन दोनों को मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए, वरुण दुबे हमारे साथ तैयार हो रहे हैं और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वरुण भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कोई बढ़िया रिसर्च लेकर आ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में एक बार राइस स्टॉक्स फिर से देख लेते हैं सर। और लग रहा है कि ये खबर गिर पड़े। हाँ, लग रहा है कि ये खबर कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है और फिसलते हुए दिख रहे हैं सर। जब हमने हाईलाइट करी थी तब 3% गिरे थे, अब 4.5-5% गिर चुके हैं और KRBL तो थोड़ा और आपको फिसलते हुए दिख रहा है सर। 7% की गिरावट KRBL में आपको आती हुई दिख रही है। तो जो समझ में आ रहा है सर, सरकार कंसर्न है कि रिसेंटली थोड़े प्राइजेस भी यहाँ पर बढ़े हैं, तो उसको चलते भी थोड़ी सी चिंता आई है सरकार के इसमें, और साथ ही फूड सिक्योरिटी को लेकर भी चावल के एक्सपोर्ट्स और रेगुलेशन लाने की बातचीत चल रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा लग रहा है कि बाजार अब इस खबर को और सीरियसली ले रहा है, जिस तरह से दोनों स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो प्रेशर राइस स्टॉक्स में आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा चार्ट्स पर भी डाल लें, सेठी साहब ने तो अपना व्यू दे ही दिया, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप जरूर निकल जाए यहाँ से। सुमित जी, KRBL का चार्ट देखें, ज्यादा गिरावट यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 8% नीचे इस समय। जरा चार्ट देखें सर। दिवांशु, KRBL के अंदर सेलिंग प्रेशर है, एक अच्छी खासी तेजी के बाद आज 5 दिनों के लो एक ही दिन में स्टॉक ब्रेक कर रहा है, तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। एक बार ये जो सेल ऑफ है, अगर ये 270 पे नहीं रुका तो फिर इसके अंदर गिरावट और बढ़ेगी और फिर अगले हफ्ते में 250 के नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 270 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे स्टॉक और वीक हो जाएगा। फ्रेश तेजी स्टॉक में बनेगी जब ये ऊपर में 290 रुपए का या 291 रुपए का लेवल तोड़ेगा। एक बार के लिए इसको अवॉइड करें, थोड़ा नीचे आने दें, इसको वेट एंड वॉच करें। ओके, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। KRBL जो इस समय कमजोरी दिखा रहा है, कमजोर जबरदस्त। और इस बीच दीप, मस्ती की पाठशाला में एक्सपर्ट से ज्यादा इंटरेस्ट हमारे व्यूअर्स को आ रहा है, जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। और एक दो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो रिस्पॉन्स आ रहे लोगों के। बाकी वो बसीन साहब को, मुझे, आशु जी को और ये सब, कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सब एक्सपर्ट्स को तो अपने अपने हिसाब से सब रिकमेंड करें, वो ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनना जरा ध्यान से। एक है हमारे दर्शक चरणदीप सिंह, पाजी ने बहुत खतरनाक लिखा है, बोले इंडिया की तरफ से शशि थरूर को खिलाइए, उनकी इंग्लिश टीम से पाकिस्तान की टीम डिप्रेशन में आ जाएगी। जबरदस्त भाई साहब, बहुत बड़ी। इंडियन भी तो सुनेंगे उनकी इंग्लिश, खाली पाकिस्तान थोड़ी सुनेंगी। एक विजय के गुप्ता साहब है, बोले कि मैं राखी सावंत को चुनूंगा पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान टीम का कंसंट्रेशन ही बिगड़ जाएगा। गजब गजब लिख रहे हैं लोग, मतलब वाह क्या क्रिएटिविटी है लोगों की, जबरदस्त, पूछिए मत। आइए बढ़ते आगे। सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में किनका वैल्यूएशंस है आकर्षक, यानी कि कौन से सस्ते हैं, सरकारी या प्राइवेट? आमतौर पर हमेशा सरकारी सस्ते होते हैं, ये आप जानते हैं, इसमें बताने की बात नहीं, लेकिन कितने सस्ते हैं, ये है खास रिसर्च जो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली ये रिसर्च इसके लिए हमने की थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि बैंक्स जो है उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है, खासकर जो सरकारी बैंक्स है उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आ रही थी। तो ये तेज़ी आने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल काफ़ी सारे एनालिस्ट मान के ये चल रहे हैं कि यहाँ से बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक जो है उसमें अच्छी खासा सुधार हो सकता है। इनफैक्ट जो क्रेडिट ग्रोथ पहले 15 दिन में अगस्त के महीने में रही है वो करीब 14.5% के आसपास की रही है, जो कि पिछले बार करीब 14% के आसपास की थी। और ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जो ब्याज दरें लगातार अब बढ़ रही है तो लोग लॉन्ग टर्म लोन्स जो है, खासकर कॉर्पोरेट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से करेंसी की वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, उसके चलते भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक बोरोइंग्स पे अब कॉर्पोरेट्स का ज़्यादा फोकस हो गया है बनस्पत जो आप विदेश से कहीं ना कहीं बोरिंग करते थे उसके मुकाबले। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है उसके आउटलुक को लोग अच्छा मान के चल रहे हैं। इसके बाद हमने कोशिश की है जानने की कि वैल्यूएशंस पे किस तरह के स्टैंड करते हैं बैंकिंग काउंटर्स। अक्सर माना जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो अगर 1 का रहेगा तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। 1 के नीचे अगर रहता है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो जाते हैं और यही वैल्यू बाइंग कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। इसके लिए PSU बैंकिंग में तेज़ी देखने मिल रही है। PSU बैंक्स में मैंने दिग्गजों को देखा तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक, इन सबको अगर आप देखेंगे तो 1 के नीचे के प्राइस टू बुक वैल्यू, FY23 का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक SBI है जो 1.7 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप पूरा PSU बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो करीब एवरेज 0.6 का आता है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके आधे पे ट्रेड कर रहे हैं।
प्राइवेट बैंक को अगर आप देखेंगे तो एक्सिस 1.8, आईसीआईसीआई 3.3, एचडीएफसी 3, कोटक बैंक 4.5, बंधन बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो 2.6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। इसका एवरेज निकाल लीजिएगा तो 3 का आता है। और तो ये हमने ये तो देख लिया कि पीएसयू बैंक जो है वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं और ये हिस्ट्री भी है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स भी है जो कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। डीसीबी बैंक 0.7, आरबीएल बैंक 0.4, करूर वैश्य बैंक 0.7, फेडरल बैंक 1.2, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.4। तो ये वो प्राइवेट बैंक्स है जो कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और इसमें 3 तो मैंने आपको ऐसे बताया जो कि 1 के नीचे के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसपे खासकर अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस समय पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक्स। और हमने तो पीएसयू बैंक्स पर रखी है नज़र। यहाँ पर आपको मोमेंटम आते हुए दिख सकता है और अब वैसे ही आपको एक्शन दिख रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। एसबीआई को अगर आप छोड़ दें बाकी पीएसयू बैंक्स तो बढ़िया कंफर्ट पर है। सीटी साहब आपकी कोई प्रेफरेंस सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक दोनों में लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना मुश्किल है, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी एसेट क्वालिटी आमतौर पे पीएसयू बैंक्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी रहती है और इस लिहाज से उनको वैल्यूएशंस भी अच्छे मिलते हैं, बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करते हैं, भले ही वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, सब। बट अगर आपको विद इन पीएसयू बैंक्स देखना है तो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि करंट लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स अ वेरी गुड बेट। और खास करके हाल ही के जो नतीजे आए थे जिसमें इन्होंने वन ऑफ जो लॉसेस दिखाए, जो एमटीएम लॉसेस थे बॉन्ड्स के ऊपर, तो उसके कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई है। बट मुझे लगता है वो इस क्वार्टर के बाद वो निकल जाएंगे, तो यहाँ से ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो पीएसयू बैंक्स में मोस्ट प्रेफर्ड बेट वुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके अलावा मुझे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो दोनों भी पसंद है। तो मुझे लगता है इन 3 स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर तो आप रखिए नज़र। सुबह बात भी चल रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा पर पर्टिकुलरली और एसबीआई, तो ये लगातार सभी के रेडार पर आ ही रहा है। इस बीच थोड़े पावर स्टॉक्स पर रखिए नज़र। एनटीपीसी के लिए आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। एक बड़ा निवेश करने के लिए तैयार हो रही है कंपनी। तालचर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आई थिंक ये फेज़ 2 होगा इस प्रोजेक्ट का, जहां पर लगभग 12,000 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी। और आज डेज हाई पर भी एनटीपीसी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर ही रहा था। निफ्टी का टॉप गेनर भी है इस समय एनटीपीसी और लगातार एक्शन में बना हुआ है। 12,000 करोड़ का ये निवेश करने वाली है। बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है एनटीपीसी। बिल्कुल, एनटीपीसी के लिए भी ये बड़ा निवेश है। एक और खबर शायद एचपीएल इलेक्ट्रिक के लिए, एचपीएल पावर के लिए भी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। इनका भी एक बार जरा मैं खबर आपके सामने रख दूं किस तरह की खबर है, क्योंकि स्टॉक मुझे थोड़ा एक्शन में नजर आया था। एचपीएल पावर, जी हाँ, ओहो क्या बात है, 17-18% पावर मंत्रालय से एम्पेनलमेंट का सर्टिफिकेट मिला है। ओके, तो सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि अब ये इनको सप्लाई कर पाएंगे। एम्पेनलमेंट होने का मतलब यही है कि अब एचपीएल इलेक्ट्रिक इनको सप्लाई कर पाएगा। ये बड़ी खबर एचपीएल के लिए आती हुई दिख रही है। शायद यही वजह है कि बड़ा मुंह आ रहा है इसको। स्मार्ट मीटर के डायरेक्टर है मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, जब स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो ये आता है। बट एक छोटी साइज की कंपनी है और फिर इस तरह का जब काम मिलता है तो डेफिनेटली बड़ा एक ट्रैक्शन होता है। तो उस लिहाज से आज हम इतनी बड़ी तेजी देख, बड़ा माना जाए खबर को, ये खबर बड़ी है इसके लिए। डिटेल्स देखना पड़ेगा, बट लग रहा है ऐसे। आई थिंक ये डायरेक्ट सप्लाई की बात है। पावर मीटर जो है 2025 तक जो मीटर लगाने की बात है, 25 करोड़ मीटर स्मार्ट मीटर लगाने की जो बात है, उसके लिए ये बड़ा काम हो जाएगा इनके लिए, करेक्ट? तो आई थिंक ये बड़ी चीज है एचपीएल इलेक्ट्रिक के लिए, इसीलिए मेरे ख्याल से ये बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। ओहो, 20% लग रहा है। वो एक्चुअली डायरेक्ट एम्पेनलमेंट बड़ी चीज हो जाती है छोटी कंपनी के लिए। ये एंट्री होना अपने आप में बड़ी चीज है। सो आई थिंक यही एक बड़ी वजह ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है आपको। बिल्कुल। तो एचपीएल इलेक्ट्रिक, इस पर आप रखिए नज़र। बड़ी खबर आ रही है और बड़ा रिएक्शन भी है सर्किट पर। अब आपको काउंटर लग गया तो आज का काम तो हो गया, बट सेठी साहब के रेडार पर भी है। और जब भी पावर मीटर्स की बात होती है, स्मार्ट मीटर्स की स्पेशली जब बात होती है, तो ये स्टॉक हमारे रेडार पर आता ही है। बट बाजार पर प्रेशर आ गया है और अब सारी गेंस गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है बाजार। बैंक निफ्टी देखिए अब तो 85 अंक नीचे है। निफ्टी भी गेंस गिव अप करके वापस 525 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो प्रेशर अब बाजार में आपको बनते हुए दिख रहा है। और आइशर इन पर्टिकुलर यहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है। 3.5% नीचे आइशर मोटर्स इस समय ट्रेड कर रहा है। टॉप लूजर है जहां तक निफ्टी का सवाल है। एक बार किरण जी से जरा लाइव भी लें। किरण जी जरा देखें सर, आइशर मोटर्स का चार्ट सुबह भी टॉप लूजर था, जब बाजार खुला है तब से कुछ रिकवरी नहीं है, इनफैक्ट और गिरा ही है।
दीप गिरा बिल्कुल है, और ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 3400 और 3500। ये बैंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमने एक वर्टिकल रैली देखी है। नीचे में मैं मानता हूँ कि और 50 पॉइंट गिर सकता है, यानी 3300 के आसपास पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो 3300 के आसपास रिव्यू करने पर फ्रेश पोजीशन शॉर्ट या लॉन्ग करने की सलाह नहीं होगी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर मोटर्स जहां पर रखनी है नजर। फ्रेश शॉट अब यहां से मत करिए, बट स्टॉक आपको कमजोर जरूर दिख रहा है। आज पीरामल एंटरप्राइजेस में भी एक ब्रेकडाउन आया है। अगले हफ्ते आई थिंक डीमर्जर की एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट अगले हफ्ते आपको होते देगा। आई थिंक 1 सितंबर को शायद ये होने वाला है अगले हफ्ते। एक बार चार्ट पर भी राय ले ली जाए जहां तक पीरामल का सवाल है। मुदत जी जरा देखें सर पीरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट। दीप चार्ट तो भी पॉजिटिव बना हुआ है, नो डाउट। आज के सेशन में जरूर हाई से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है। जब तक 1900 और 1890 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है तब तक हमें लगता है बाइस पॉजिटिव है। कोई भी डिप आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसी सारी चीज सेटल होती है फिर एक बार ये अपसाइड मूव दिखाएगा और 2100 तक के अपसाइड मूव फिर पीईएल में नजर आएंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स के काउंटर है। 1890 जब तक होल्ड करता है हर डिप में बाय करके चलेंगे। 1890 जब तक होल्ड करता है तब तक हर गिरावट में खरीदारी करने की राय है। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ वोलेटाइल है काफी। सेठी साहब क्या फेवरेट स्टॉक भी रहा है? सेठी साहब वापस किसी को लेना हो तो क्या भाव अच्छा है एंट्री करने के लिए? आपने तो लगातार रिकमेंड किया, भागा भी बहुत है। मैंने तो इसको 1830 के आसपास रिकमेंड किया था। हाँ, मेरे को याद है। तो ये 2100 के आसपास 2000, कल तो 2080। साथ मैंने भी तब बोला था डिलीवरी लेके रख लो इसको। नहीं बिल्कुल, अभी भी वो स्टैंड तो है ही है कि ये 1 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, तो शायद ये 29 को एक्स हो जाएगा या 29 को या 30 को जो एफ&ओ वाले स्टॉक है उनको सेटल कर दिया जाएगा। बट जिनको इसका फायदा उठाना है, जिस निवेशक को जो 4 शेयर फार्मा के मिलेंगे जो कि 2-3 महीने में लिस्टिंग होंगे, मुझे लगता है वो जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू होगी वो यहाँ से कहीं ज़्यादा होगी। तो उस लिहाज से कैश मार्केट में डिलीवरी लेके 3-4 महीने इसको रखना चाहिए। बाकी तो ये जो एडजस्टमेंट्स है वो जो लोगों को 30 तारीख को एक्स डेट है, 30 तारीख को एक्स डेट होगी क्योंकि 1 से रिकॉर्ड डेट है तो 30 को एक्स डेट होगी। नहीं, कैश मार्केट में वो 29 को ही हो जाएगी। आई थिंक फिर एफ&ओ सेटलमेंट हाँ एक दिन पहले उसका होना चाहिए, निकाल देते हैं उसकी डिटेल सर। 30 को एक्स डेट हो रही है तो वैसे ही होगा। तो पीरामल पर रखिए नजर और इन लेवल्स पर भी ले लें सर। नहीं बिल्कुल, जिनको 3-4 महीने का व्यू है या 6 महीने का व्यू है उनको, और फार्मा शेयर अगर चाहिए आपको, जैसे आप एक अच्छे आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको शेयर्स मिलने के चांसेस, तो इसमें आपको शॉर्ट चांस है कि वो मिलेंगे आपको। ओके, तो ये 7000 करोड़ के रेवेन्यूज है इनके फार्मा बिजनेस का, तो इट्स अ साइजेबल बिजनेस। तो मुझे लगता है अच्छे 7000 करोड़ तो काफी होता है। 7000 करोड़ और लोगों को जो एनबीएफसी बिजनेस है जो उसमें भी इंटरेस्ट काफी है। डीएचएफएल के डीएचएफएल के एक्विजिशन के बाद जो हमने बात भी की थी ना सर से, पीरामल साहब आए थे तो उनका ये कहना था कि 40% 45% उनकी लोन बुक हो जाएगी रिटेल की। तो पहले पूरा होलसेल था इनका, तो उसकी वजह से अब डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। तो दोनों ही मतलब ये उस हिसाब से अब धीरे धीरे एनबीएफसी में अब क्लियर कट प्योर बजाज फाइनेंस और उस तरह वाली लीग में एनबीएफसी में चली जाएगी कि एकदम प्योर एनबीएफसी। इस बीच आइए एक और इंडेक्स जहां पर तेज गिरावट होती दिख रही है वो आपके हमारे यहाँ नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी को मत देखिए कि आपको लगेगा यहाँ तेज गिरावट हो रही है, इसके बाहर भी दूसरे इंडेक्स भी गिरते हैं और वो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। जी हाँ, जो इधर से उधर जहाज जाते हैं ना, और जहाज़ों का किराया जिस इंडेक्स पर तय होता है उसको बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कहते हैं। किस तरह की गिरावट आई, किस कंपनी पर पड़ेगा सर? अरमान बताएं। सर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में अगर हम गिरावट देखेंगे तो अभी एक दिन में 7.5%, एक महीने में लगभग 45% और अगर एक साल में देखेंगे तो लगभग 73% की गिरावट आई है। अब जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो मौजूदा भाव है वो लगभग 18 महीने के सबसे जो निचला स्तर है वहाँ पर आ चुका है। अब हमने कोशिश ये करी कि कंपनियों के मार्जिन्स, शिपिंग कंपनियों के मार्जिन्स और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को मैच करने की कोशिश करी, तो एक कंपनी ऐसे निकल के आई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके मार्जिन्स का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है इसके भाव से। अगर आप भाव देखेंगे FY19 से FY21 तक लगातार बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का जो औसतन भाव है वो बढ़ा है और कंपनी के मार्जिन्स भी देखिए बढ़ गए 18% से 26%, 26% से फिर 31%। अब Q3 FY22 में अगर आप देखेंगे तो जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स था वो 3400 पर था और मार्जिन्स 33% पर थे, और जो कि अगर Q4 FY22 देखेंगे वहां पे लगभग 3400 से घटकर 2000 पर आ गया बाल्टिक ड्राई इंडेक्स और कंपनी के मार्जिन भी 33% से घटकर 25% हो गए। और अब देखने की बात यह है कि अब मौजूदा जो भाव है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का वो सिर्फ 1100 के आसपास है। तो हो सकता है
ये मोस्ट प्रोबेबली लाइकली है कि अब ये जो मार्जिन्स आने वाले हैं इस तिमाही के, वो मार्जिन्स में काफी आपको बड़ा प्रेशर दिख सकता है। और एक और चीज, दिसंबर से आप अभी तक अगर देखेंगे तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 66% की गिरावट आई है। वहीं कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखेंगे दिसंबर से अभी तक, वहां पर भी लगभग 26 से 30% की गिरावट आई है। तो ये दोनों चीजों से इसका चीज का कोरिलेशन बैठ रहा है। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है। कितने प्राइस गिरते हैं और कितना मार्जिन का फॉल है? मतलब ऐसा जैसे कि Q3 3400 था पहले इनका बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, वो घट के 2000 हो गया, तो मार्जिन 33% से घट के 25% ही रह गए। 8% के मार्जिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। और ये बाकी क्वार्टर्स में भी हमने एनुअली भी देखा है, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पर बैठता हुआ आ रहा है। और अब जो है कि अब तो भाव जो 2000 से है, तो अब जो मौजूदा भाव चल रहा है वो तो 1100 पे चल रहा है, तो अब मार्जिन में काफी बड़ा प्रेशर सिंगल डिजिट आ सकते हैं मार्जिन इसके। काफ़ी शार्प फॉल भी आया। इनफैक्ट सुमित जी से एक बार राय भी ले जाए। सुमित जी, काफ़ी टाइम से शिपिंग कॉर्पोरेशन पर चर्चा भी नहीं हुई है। चार्ट देखें सर, बाल्टिक ड्राई के प्राइसेस जैसे जैसे गिर रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ी चिंता बढ़ रही है। देखिए दीपांशु, स्टॉक साइडवेज है। स्टॉक के अंदर इनफैक्ट लोअर लेवल से तो तेजी देखने को मिली है पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर। तो जब तक इसके अंदर कोई डिसीसिव ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 110 111 का बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में 120 का इसका इमीडिएट हर्डल और टारगेट होगा, जो कि 200 DMA लेवल्स है। उसके बाद इसमें फ्रेश बाय बनेगा। तो फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। सीरीज आपको ये राय शिपिंग कॉर्पोरेशन पर, जैसे अरमान बता रहे थे, मार्जिन इनके भी प्रेशर में आ सकते हैं एक बार फिर से? नहीं, बिल्कुल। जो जिस तरह से अभी अरमान बता के गए, जो बाल्टिक ड्राई फ्रेट इंडेक्स में जो गिरावट आई है, तो उसका डायरेक्टली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन के देखने को मिलेगा, और मार्जिन्स में उसका डेफिनेटली असर आता है। और स्टॉक को हमने देखा भी है, 160 के हाईज थे, वहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है थोड़ा और अंडर परफॉर्म करना चाहिए। बाकी विद इन द शिपिंग स्पेस मुझे लगता है GE शिपिंग वाज अ वेरी गुड स्टॉक, जिसने हाल ही में बहुत अच्छा रनअप दिया है। तो इस रनअप के बाद अब करंट लेवल्स पे तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है, बट जिनके पास है वो अभी भी उसमें बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो GE शिपिंग पर ज़्यादा नजर रखिए, वहाँ पर थोड़ा एक्शन फिर भी बन रहा है, बट शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको गिरावट आ रही है। इस बीच बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो इनिशियल पैनिक सेल आया था, वहाँ से बाजार आपको संभलते हुए दिख रहे हैं। वापस 550 पर आया है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए आपको इस समय दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से आपको थोड़ा एक्शन और बनते हुए दिखेगा या नहीं। AB फैशन, सुबह इसकी बात हो भी रही थी, यहाँ पर अच्छी मूव है। मेटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। JSPL ये काउंटर है जो काफ़ी एक्टिव इस समय आपको होते हुए दिख रहा है। सिमी जी, जरा JSPL का चार्ट देखें, पॉजिटिव एक्शन इस पर बन रहा है, अच्छी खरीदारी चल रही है। कोई राय इस समय? दीपांशु, मुझे लगता है कि पूरा मेटल में मेरा व्यू बहुत बुलिश है, पर काम उतना नहीं होता है जितना मैं बुलिश हूँ और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद मेटल सेक्टर एक बॉटम बना चुका है। रहा सवाल JSPL की, तो मैं ये कहूँगी कि 419 420 के आसपास है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए होगा। मतलब अगर ये स्टॉक 420 के ऊपर मेंटेन करता है, क्योंकि इसका लास्ट जो स्विंग हाई था वो 421.90 के आसपास था, मैं कैश का ही लेवल दे रही हूँ, तो 422 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाता है और नेक्स्ट वीक मंडे भी अगर 422 के ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा, तो ही इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मैं समझूंगी। क्योंकि मैं सुबह हिंडाल्को में भी मैं बुलिश थी, पर पूरा गेन सरेंडर कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे अगर लेना ही है दीपांशु, तो एकदम लंबी अवधि के लिए सोच के लेना पड़ेगा, और छोटा मोटा 2-3% का फॉल होने से घबराना नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो में उठा के रखने से मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल पोजीशन में है पूरा मेटल सेक्टर। तो यहाँ पे पोजिशनल बाय मैं सजेस्ट करूंगी, पर इंटरडे के लिए तभी ये स्टॉक बजिंग होगा जब ये स्टॉक 422 का लेवल क्रॉस करेगा कैश में। ओके, तो ये है आपके लिए JSPL, जिस पर आपको रखनी है नज़र। JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, इन तीनों में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, बट JSPL ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है। एस्कॉर्ट्स काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है बाकी ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आइशर की बात हो रही थी, मारुति में एक शार्प फॉल आया है, बट एस्कॉर्ट्स आज पूरे दिन होल्ड आउट कर रहा है और अभी भी खरीदारी इसमें दिख रही है। बंसल जी, जरा देखें सर, एस्कॉर्ट्स पूरे दिन इसी लेवल पर रहा है, बाजार की वॉलेटिलिटी इस पर कोई असर नहीं पड़ा है और अभी भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। दिवांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका अच्छा है और इसमें एक अच्छा एक अपमूव बना हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है, और टेक्निकली जिन्होंने दीपांशु शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है 1865 1870 के अराउंड प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। जिनके पास है बने रहें एस्कॉर्ट्स के साथ।
ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स जिस पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में आ रहा है ये काउंटर इस समय, मूव इस पर आ रही है। बंधन बैंक का आज काफी शार्प फॉल आपको दिखा रहा है। बंधन बैंक पर आप अब 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। हाई बीटा, आरबीएल, बंधन, पिरामल, ये तीनों फाइनेंशियल नेम्स आपको इस समय प्रेशर में दिखेंगे। क्या करना है मोदी जी बंधन बैंक में? कहां देखते हैं सपोर्ट सर? 288 के लेवल पर आता है इस समय फ्यूचर्स में। देखिए ओवरऑल एक रेंज ही स्टॉक में बना हुआ है। नीचे 270 के आसपास आता है तो काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है, और 295 300 स्टॉक के लिए काफी हर्डल का काम कर रहा है। तो अभी इसी रेंज में है। रेंज के लोअर लेवल के आसपास आता है तो डेफिनेटली अगर बाय करके चल सकते हैं। इन लेवल्स पर कुछ नहीं करना है, पोजीशन है, होल्ड करके चलेंगे 275 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है एक बार इस स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो 275 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक है मजगांव डॉक, जहां पर आप सुबह से अच्छी मूव देख रहे हैं और डेज हाई पर 13% ऊपर आपको मजगांव डॉक इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कोई इस पर आज की मूव का इम्पैक्ट नहीं आया है। कुणाल जी जरा नजर डालें सर, 350 के ऊपर आते हुए दिख रहा है मजगांव डॉक इस समय। कोई राय इस चार्ट पर सर? देखिए बहुत ही जबरदस्त चार्ट है दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 330 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी जिसको बहुत डिसाइसिवली आज के ट्रेड में स्टॉक ने पार किया है, और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। ये स्टॉक 375 380 के लेवल आपको अगले सप्ताह दिखा सकता है, तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय मजगांव डॉक पर। हमारे एक दर्शक हैं वो टाटा एलेक्सी पर राय भी लेना चाहते हैं, और इंसिडेंटली मैं अभी उनका ट्वीट पढ़ रहा, ट्वीट तो मैं कोई दूसरा पढ़ रहा था, वो भी पढ़ने में आ गया, तो आपको टाटा एलेक्सी पर भी राय दिलवाते हैं। उससे पहले एक तलरेजा साहब है हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा है कि सर जी खिलाड़ी कोई भी हो मगर अंपायर शरीफ होना चाहिए। ये वही लोग जान सकते हैं जब टीवी नहीं था और जब मैच होते थे, तो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में अगर पैड पे बॉल लग गई तो एलबीडब्ल्यू होने के पूरे चांस रहते थे। मतलब वैसे हाल 10 में से 9 खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट होते थे, वैसा हाल था। तो उस समय ज़्यादातर मतलब बिना बोले ही मतलब मैन ऑफ द मैच एम्पायर ही होते थे। ऐसा कई बार हो। ऐसे मैच आप में से किसी ने देखे हैं जहाँ पर मतलब वो 8-8 7-7? अरे एक सुमित जी आप तो हाँ गर्दन हिलाओ मत, आप तो तब तक धरती पर अवतरित भी नहीं हुए थे, हम तब की बात कर रहे थे। आपका तो अवतार ही बहुत बाद में हुआ है। आपको तो बड़ी मुश्किल से, कितने लोगों का इनका ऑब्जेक्शन है कि इतने यंग बच्चे नहीं सॉरी यंग लड़के को आपने पैनल पे कैसे लिया है। मेरे बोला वो दिखते यंग है, अनुभव बहुत है और काबिलियत भी बहुत है, फिर जाके माने। जी किसने देखा है वो वाले मैचेस जिसमें एलबीडब्ल्यू हो जाते थे? हाँ बंसल जी, हाँ बंसल जी क्या होता था उस वक्त जरा बताओ सुमित जी को। देखिए अनिल जी, वो जमाना है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे जहीर अब्बास। अनिल जी सही जवाब। और क्या कहते हैं, और उस जमाने में अनिल जी पाकिस्तान के एम्पायर काफी फेमस थे अनिल जी। पाकिस्तान के एम्पायर काफी फेमस थे अनिल जी उस जमाने में। तो उस समय जो भी चलता था कि आप हमारे गावस्कर, विश्वनाथ और एक प्लेयर और को ले लो और अपने एम्पायर हमको दे दो, क्योंकि तब पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के एम्पायर जिताते थे अनिल जी। उस समय सब मोहसिन खान, जावेद मियादाद ये सब होते थे, और तब और इधर बॉलर में वसीम अकरम, इमरान खान और ये सब लोग होते थे। जहीर अब्बास चश्मा लगाते थे, वो एकदम लाइट वाली फ्रेम वाला, एकदम हल्की सी फ्रेम का चश्मा लगाते थे। ओके, तो वो खेलते थे। चश्मे वाले प्लेयर उस समय ज़्यादा होते नहीं थे, तो सब लोग यही कहते थे मतलब हमको हमारी टीम पूरी ले लो, खाली पाकिस्तान के अंपायर हमको दे दो। मैन ऑफ द मैच सब वही आता था। और एक दो तो मैंने पढ़ा भी था उस जमाने में, जब ऐसे इंडिया कभी हार गई कॉन्ट्रोवर्शियली, तो उस पर लिखा हुआ था टाइटल में, इंडिया लॉस्ट द मैच, मैन ऑफ द मैच अंपायर। ऐसा करके ये हुआ है काफ़ी बार। आइए टाटा एलेक्सी की हम बात कर रहे हैं, और टाटा एलेक्सी क्यों है फोकस में बताने के तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। यस सर, आज सुबह से ही टाटा एलेक्सी फोकस में है, क्योंकि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू उनके आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। 85 के फॉरवर्ड, एक साल के फॉरवर्ड पी पर ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे चलकर इनको यही एक्सपेक्टेशन है कि जो मार्जिन है कंपनी की वो शायद सस्टेन ना हो पाए, तो उसको लेकर बड़ा रिस्क है, और इसी वजह से इन्होंने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, और 3900 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए नजर आए, जबकि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 9
9,000 के ऊपर का है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको एक बड़ा कंसर्न है, बट साथ में ये भी कमेंट्री ये दे रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने डिजिटल अडॉप्शन का बड़ा फायदा हुआ है, अपने एंड पे जो डिज़ाइन लेड इंजीनियरिंग इन्होंने फोकस में रखी है वो इनके लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव है। और आगे चलकर जो एक्सपेक्टेशंस टाटा एलेक्साई ओवरऑल एज ए काउंटर का जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स बन रहे हैं वो इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनकी IoT, क्लाउड और AI जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और कंपनी का फोकस हाई मार्जिन वाले जो वर्टिकल्स हैं, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइसेस, वहाँ पर लगातार बना हुआ है। और 6 से 12 महीनों की डील की बजाय 12 महीने से ज़्यादा की डील्स ही कंपनी अब करने पर अपना फोकस बना रही है। तो आगे के लिए आउटलुक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, पर पता नहीं JP मॉर्गन ऐसा क्यों कह रहा है। तो JP मॉर्गन को बड़ा, मुझे तो सर सच में मुझे लगा हमने कहीं गलत तो नहीं देख रहा। 9300 उनका मतलब होगा 3900 का। डिजिट इधर से उधर तो नहीं होगी। हाँ, डिजिट इधर से उधर तो नहीं होगी। 9300 का रखते हैं तो अब तक टारगेट आ जाता है। तब सीखेंगे। अच्छा सेठी साहब जरा राय दीजिए टाटा एलेक्सी पर। नहीं सॉरी सेठी साहब जरा राय दीजिए टाटा एलेक्साई पर। एलेक्साई अनिल जी, टाटा एलेक्साई देखिए अनिल जी, फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। हालांकि देखिए वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट अच्छी चीजें महंगी ही आती हैं। करेक्ट। और इस स्टॉक में भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में 10,700 से करेक्ट होकर ये स्टॉक आज 9,300 के आसपास आ गया। जहां तक JP मॉर्गन की रिपोर्ट का सवाल है वो तो बेकार है, मतलब मुझे तो उसमें बिल्कुल बेकार रिपोर्ट है। 3,900 के अगर भाव आ जाए तो सब कुछ बेच के टाटा एलेक्सी ले लेना। ये आइडिया ठीक है, वो आ जाए तो सब कुछ बेच के टाटा एलेक्सी ले लेना। बाकी अनिल जी 9,300 थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। एक्सपेंसिव है थोड़ा स्टॉक, बट बहुत ही एक निश सेगमेंट में काम करती है। फिर ऑटो और EV पे भी फोकस है। इस तरह की चुनिंदा ही कंपनियां हैं भारत में, शायद KPIT भी इस तरह का कुछ काम करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में थोड़ी बहुत और गिरावट आई, मतलब यहाँ से अगर 5% और गिरे तो डेफिनेटली खरीदारी करने का ही मौका। परफेक्ट। और जिन एम्पायर का जिक्र कर रहे थे हम, उनका नाम था शकूर राणा साहब, जो बार बार आउट देते थे सबको। और ऐसे ही एक एम्पायर वो स्टीव बकनर साहब भी थे। वो याद तो है? इंडिया के साथ तो वो तेंदुलकर के पीछे पड़े हुए थे, पता नहीं क्यों। गांगुली के साथ भी पंगे। गांगुली पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा कुछ गांगुली ने तेंदुलकर ने उनका बिगाड़ा था। अच्छा उन्होंने बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा पता नहीं, इन्होंने तो उनका जरूर बिगाड़ा। वेस्ट इंडीज के थे वो स्टीव बकनर साहब। हाँ वेस्ट इंडीज के थे। उन्होंने भी बहुत आउट दिया तेंदुलकर, मतलब 1-2 बार तो मेरा मन हुआ टीवी फोड़ दूं, फिर पता चला मेरा ही है। तो मतलब ऐसे बढ़िया तेंदुलकर खेल रहे और आउट दे दे, बहुत ये तो उनकी मानता है कि चले जाते हैं। मेरे जैसा आदमी तो वही बैठ जा नहीं जाऊंगा। तेंदुलकर ऑलवेज रिस्पेक्टेड उनका। आशु सर हो ना ऐसे आउट दे दे गलती से, आशु सर खड्डा खोद दे उधर पिच में, पहले जाऊंगा नहीं अंपायर की तरफ तो निकल जाते थे। हाँ नहीं वो तो देखो वो तो खेल भावना है कि अगर आपको पता है कि आप आउट हो गए तो निकल जाओ, लेकिन अगर कोई गलती से दे दे आउट, पूछो आशु सर को, हिले ना भाई साहब, अंगद का पैर जमा के खड़े हो जाए। जी कुणाल जी, कुणाल जी कुछ कह रहे, कुणाल जी हाथ कर जा तो चलिए तो लेंगे सर रिएक्शन। एक बार पहले स्ट्रैटेजी ले, जी जी बिल्कुल एक बार स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से, मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी बाजार तो फिर से घूम गया। अभी जो नीचे आया था निफ्टी वापस देखिए 50 अंक ऊपर आ गया है और बैंक निफ्टी भी 39,000 के ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट इस समय नहीं है, लगभग 100 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स %0.5% नीचे है। यूरोप के बाजार भी 1/4% नीचे हैं। कच्चा तेल $100 पर है, कोई परेशानी नहीं है, रुपया स्टेबल है। तो थोड़ा बस वो आज का इवेंट है, क्या है ये थोड़ा मुश्किल मार्केट ही ट्रेडिंग करनी जी। आखिरी घंटे में जब 16,475 16,525 आए तो ही लेना है, ये बोला। अगर कुछ नहीं करना है, 519 का लो है, अब लिया गया नहीं लिया गया आपकी मर्जी। राइट। 38,939,000 आएगा तो ही लेना है, 38,845 का लो, 46 का लो है। तो सही लेवल पे आके सही लेवल पे घूम रहा है। अब उस वक्त आपकी हिम्मत वही नहीं हो, ये तो आप ही का काम है। अब वहाँ से अगर लिया है तो 50-75 पॉइंट ऊपर है, नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, फोकस वही रखना है। ये मार्केट ऐसा है, आपको अपने लेवल पे शिकार करना है, पीछे भागना नहीं है कि ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट वाला मार्केट है ही नहीं। आप ब्रेकआउट पे लेने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। आज डे हाई पार किया, अब लेता हूँ, गए काम से। आपको लेना वही है जहाँ सपोर्ट है, देना वही है जहाँ पर रुकावट है। सिंपल। तो कल के लिए जहाँ तक सवाल है, सोमवार का व्यू पॉजिटिव है, ध्यान तेजी का है। डाउ फ्यूचर कितने नीचे बताया आपने? 85 नीचे। अगर रिस्क लगती है सोमवार को ले लेना, कहीं नहीं जा रहा मार्केट भाग के। अगर 17,700 खुल भी गया तो वापस नीचे मिलता है ना। है लॉन्ग पोजीशन 17,500 का या 17,400 रख लो, जो भी 150 पॉइंट की रिस्क तो आप लेके चल रहे, 17,400 का पुट ऑप्शन ले लो। शॉर्ट है 17,800 का कॉल ऑप्शन ले लो।
ना भी लो तो चलेगा, छोटा ले लीजिए 17,700 का। बैंक निफ्टी में सिंपल है, 38,800 का पुट लेकर अपनी हेजिंग कर ले, या 39,500 का कॉल लेकर अपनी हेजिंग कर ले, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशंस को मेंटेन करिए, दोनों में से बायस एक तरफ है, ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ का है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ से वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये है आपके लिए राय इस समय अनिल जी की तरफ से। माजार की लेवल्स और रेंज दोनों को रिस्पेक्ट करना है। ऑटो स्टॉक्स पर करिए फोकस, दोनों तरफ की मूव आ रही है। अभी आयशर की हम बात कर रहे थे, उसके सामने एस्कॉर्ट्स एक्शन में आ रहा है। मारुति में भी आप थोड़ा उतार चढ़ाव बनते हुए देख रहे हैं, इस काउंटर पर भी आपको रखनी है नज़र, ये भी स्टॉक फोकस में है। बट अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च सर ऑटो को लेकर निकली, और प्रीमियम ऑटोज में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है। हाँ, और ये रिसर्च खास तौर से डेडिकेटेड है हमारे बंसल जी को। रिसर्च ही है, बंसल जी को डेडिकेट होने का मतलब ये नहीं कि रिसर्च कोई हल्की पड़ जाती है, बहुत ही बढ़िया रिसर्च है। और रिसर्च है सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार। सर बंसल जी, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? टेस्ला छोड़ दीजिए, उसके अलावा नाम बोलिएगा। रेंज रोवर अनिल जी अच्छी लगती है, वो लेने का मन है अनिल जी। रेंज रोवर, अच्छा। लैम्बोर्गिनी के दीवाने हैं कोई यहाँ पर? लैम्बोर्गिनी सुमित जी, अच्छा। गाने का नहीं, वो लैम्बोर्गिनी वाला गाना नहीं सुमित जी, कार की बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए, लैम्बोर्गिनी की बिक्री भारत में बढ़ रही है बहुत ही जोर से, अनाप शनाप। क्यों, कहाँ, कैसे, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी तैयार है। आशीष बताइए क्या है डिटेल्स आप? सर, छोटे शहरों में जमकर लैम्बोर्गिनी खरीदी जा रही है। अच्छा। इनका एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है 4 करोड़ 40 लाख के आसपास का, तो उसकी ऑर्डर बुक अभी से बहुत बड़ी है। उसमें कितनी, 1 डजन कारें आएंगी? 4 करोड़ 40 लाख में एक या 1 डजन? एक गाड़ी है सर। डजन, एक शोरूम बता रहा हूं। डजन भूल गए होंगे, जैसे हम वो पढ़ रहे थे बार बार, 3,900 या 9,300 टाटा एलेक्सी। एक ही है, एक ही गाड़ी है। 44 लाख होगा फिर, ढंग से देखो। एक जीरो एक्स्ट्रा मिलियन में देखा होगा आपने, रुपए में गलत कन्वर्ट कर लिया। करोड़ में बराबर है। 4 करोड़ 40 लाख की कार। हाँ। और वो भी छोटे शहरों में। छोटे शहरों में एडवांस बुकिंग हो गई अभी से। कितनी गाड़ी होगी? काफी अच्छी मात्रा में हुई है, अभी तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आया, लेकिन काफी बढ़िया। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि हाल ही में जो है शिलोंग में भी एक बुकिंग की गई है। अच्छा। शिलोंग से भी, तो जो छोटे शहर हैं। ये नीली वाली कार, ये जो बता रहे हो आप, हाँ, ये वाली? हाँ। अच्छा, ओहो, ये फुल बिक्री? हाँ, अच्छी तरीके से सर, बहुत बढ़िया डिमांड आ रही है। अच्छा, तो बताओ डिटेल, क्या किस तरह की, कहाँ से आ रही, क्या है? टियर 2 टियर 3 सिटी? आमतौर पर देखें तो कैसा होता है कि मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, यहाँ पर इनकी डीलरशिप है। ठीक बात। लेकिन जो डिमांड आ रही है वो छोटे शहरों से बहुत जमकर आ रही है, और ओवरऑल अगर आप साल दर साल देखें तो इनकी बिक्री काफी बढ़िया हो रही है। जैसे 2017 में अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ 26 लोग ऐसे थे, 26 लकी लोग ऐसे थे जिन्होंने ये गाड़ी को खरीदा था। अब 2017 से 2018 में वो लकी लोग नहीं है, 26 पैसे वाले लोग थे। लकी क्या था, लक तो हमारा भी बहुत है, पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ, ऐसा बोलो। बिल्कुल सर, उनको किसी और ने दिलाया तब लक है उनका। हाँ, ये बात। हाँ, अगर कोई गिफ्ट दे तब तो वो लकी है, खुद ने खरीदा पैसे वाले भाई। हाँ जी। तो 2018 में 45 ऐसे पैसे वाले थे, 2019 में 52, 2020 में 37, थोड़ा सा डिप यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन फिर 21 और 22 में देखें, 21 में 67 यूनिट्स बिके, और 2022 में करीब 69-70 यूनिट्स बिके। और अभी जो इनका नया मॉडल आ रहा है जो 4 करोड़ का मैंने बताया, इसमें मांग जबरदस्त है, और ना कि सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया डिमांड है, अच्छी बिक्री यहाँ पर देखने को मिल रही है सर। ओहो, तो चलिए, ये है आपके लिए राय। सुमित जी, इंटरेस्ट आया कार देख के? जरा फोटो वोटो देखते रहिएगा, इसमें भी बहुत अच्छा फील होता है देख के भी। हाँ, बिल्कुल। गाना भी देखिए। जी सुमित जी, अनिल जी, देखने में ही पसंद है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ, बस गाना भी सुनिए और ये भी देखिए, बहुत अच्छा फील करेंगे। आइए तब तक एक बिल्कुल जल्दी से जय का जैकपॉट। ये कैश का ऑप्शन था जय की तरफ से। जय बताइए। जी अनिल जी, खरीदना है इंडिया मार्ट का 4400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूं अनिल जी। इंडेक्स थोड़ा रेंज में लग रहा है मुझे, 220 से 225 के रेंज में आप इसको खरीदे। स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस करना होगा 165 का। टारगेट अनिल जी ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं वो है 290 एंड 335।
सो 290, 335 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे इंडिया मार्ट का 4400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आपको एक अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है और लगभग मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूं ऊपर में 4600 से 4700 तक के लेवल्स ऊपर के साइड पे, तो लगभग 300 रुपए की इंटरेस्टिंग वैल्यूज की ऐसी हो जानी चाहिए। इंडेक्स का जहां तक सवाल है मुझे ऐसा लग रहा है कि 17700 17400 ये 200-300 पॉइंट की रेंज में अभी भी है। सो आई बी वेटिंग कि वहां पे कुछ अच्छा है, कुछ डेटा शेप अप कराता है, सो फिर श्योरली वहां पे कॉल देंगे। तब तक स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है इंडिया मार्ट 4400 का कॉल खरीद कर जाएं। आज स्टॉक भी आपको एक्शन में आ रहा है, इनफैक्ट आज जस्टाइल भी एक्शन में आपको आते हुए दिखाए, नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर सीरीज का पहला दिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार क्लोज हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के सामने होल्ड आउट डेफिनेटली करते हुए दिखे हैं। उतनी बड़ी गेन नहीं आई जितना शायद एक्सपेक्टेड था। कल हमने देखा टुवर्ड्स द एंड एक शार्प मुनाफा वसूली भी आई, अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार फिसले भी, बट एंड में आप देख रहे हैं 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, 70 पॉइंट ऊपर एग्जैक्टली 39,000 पर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, टाइटन, कोल इंडिया, कोटक, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, डिवीज, एलएनटी, एमएनएम, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। उसके सामने आइशर 3.5% नीचे, इनके सीएफओ ने रिजाइन किया है और अब सीजी कंज्यूमर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ से आपको दबाव दिखा। मारुति और आईसीआईसीआई, यहाँ पर भी आपको गिरावट ही देखी। वायदा कारोबार की तरफ 7% के उछाल के साथ चंबल फर्टिलाइजर, हमारे टारगेट्स भी हिट हुए जो अनिल जी ने सुबह रेकमेंड किया था। एसपीएल, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम फाइनेंस, कोरोमंडल, इंडिया मार्ट, टाइटन, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही टाटा पावर, यहाँ पर अच्छी खरीदारी है। गिरावट में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेस, गुजरात गैस, लुपिन, जी एंटरटेनमेंट, एबट, बिरला सॉफ्ट, इन्फो एज, डाबर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटरेज कंज्यूमर रहे हैं। अनिल जी, फाइनल फिगर आने वाला है, बट 60 अंक ऊपर प्रोविजनली निफ्टी और 80 अंक ऊपर प्रोविजनली बैंक। चलिए, तो हरे निशान में बंद होते हुए बाजार हफ्ते के आखिरी दिन, सीरीज के पहले दिन बाजार फाइनली 36 अंक ऊपर 17,558 पर, बैंक निफ्टी 36 अंक ऊपर। वाह, दोनों क्या बात है, 36 बाय बाय, गजब। 38,987 पर बंद होते हुए 39,000 के करीब और 59 अंक मजबूत बंद हुआ है। सेंसेक्स 59,000 के बेहद करीब। तो ये है आज की क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच निफ्टी को, सेंसेक्स को, बाजार को और दीप को। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ।